सोशल मीडिया का क्या रोल है एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल की लाइफ में आज के टाइम में? तो सोशल मीडिया जो है आजकल के मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो स्टैंड बन चुका है, ये सबसे बड़ा। आपको अगर कोई ऐसा कंटेंट आ जाए, आपको वायरल हो जाए। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो प्लॉट देते हैं, उन्होंने आज कमेंट करा कि भाई 10,000 रुपए में आपको दे रहे हैं, 1 साल बाद आप हमसे एग्रीमेंट कर लो कि 15,000 में हम खुद वापस खरीद देंगे। क्या आप ऐसे एग्रीमेंट या आपकी कंपनी एग्रीमेंट करती है? नो। अब दिन में 100 कॉल आती होंगी आपको, लेकिन आपको याद नहीं रहता किससे क्या बात हुई है। तो उस केस में क्या तरीका है? उसके लिए तो CRM सॉफ्टवेयर आपको करना पड़ेगा, वो मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसे बायर आप क्या ऐसी यूनिक टिप देना चाहेंगे कि कोई भी रजिस्ट्री कराने जा रहा है या लोन लेने जा रहा है, प्लॉट खरीदने जा रहा है, फ्लैट खरीदने जा रहा है, दुकान खरीदने जा रहा है, वो इस चीज को एक चीज को फॉलो करे, कभी उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा? जिससे खरीद रहे हैं उसका फेस वो किस लेवल का है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला रियल एस्टेट के ऊपर। अगर हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन या कोई भी बंदा जो आज के टाइम में रियल एस्टेट बिजनेस में घुसना चाहता है, एंटर लेना चाहता है और कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि मार्केटिंग कैसे करें, इन्वेस्टर को पिच कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, जमीन कैसे ढूंढी जाती है, फार्मर से लैंड कैसे बाय करते हैं और इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में प्रॉफिट कितने दिनों में आने लगता है, और ये पूरा जो तरीका है, ये जो साइकिल है, ये जो सर्कल है, ये घूमता कैसे है, और इंडिया में वो अभी कौन सी ऐसी बेस्ट लोकेशंस हैं जहां पर आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कुछ ही सालों में आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो अभी बहुत ज्यादा बूम कर रही हैं, गवर्नमेंट जिनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर पवन कुमार सर। सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। पवन सर एक रियल एस्टेट स्टार्टअप फाउंडर है और डोलेरा जैसी प्राइम लोकेशन पर सर अभी काम कर रहे हैं, वहां पर प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पवन सर काम करते हैं। तो आज का हमने पॉडकास्ट ये नहीं रखा कि डोलेरा में खरीदें नहीं खरीदें, आपकी इच्छा है खरीदना है नहीं खरीदना, ये इट्स ऑल अप टू यू। ये पॉडकास्ट उन ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पवन सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि आपके अकॉर्डिंग एक नए स्टार्टअप फाउंडर को या एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम किसी भी बिजनेस में हो, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे अदर बिजनेस हो, उसको सबसे पहली तो प्रॉब्लम क्या आएगी? फंड्स की प्रॉब्लम। उसके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो दूसरी प्रॉब्लम, वो बिना पैसे से व्यापार करना चाहता है, तो उसको क्या है? स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। स्किल्स भी नहीं है तो उसके अंदर बिल होनी चाहिए, मतलब करने की इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर। और उसके अंदर बिल और स्किल है तो वो इन्वेस्टर को पिच करके फंड्स जुटा सकता है। दूसरा क्या है कि वो जिस सेक्टर में जाना चाहता है, जिस व्यापार में जाना चाहता है, उसको डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि सामने वाले इन्वेस्टर को जब हम पिच करेंगे तो वो हमसे कई सवाल करेगा, कई चीजें करेगी। क्योंकि हम स्टार्टअप में जा रहे हैं ना, हमारे पास हम तो सीड इन्वेस्टर को ढूंढेंगे, जो व्यक्ति सीड बीच में पैसा लगाता है, मतलब शुरुआती कंपनियों में पैसा लगाता है। तो वो क्या है? वो फाउंडर को देखेगा, फाउंडर के अंदर नॉलेज क्या है, फाउंडर जानता क्या है, इसको मतलब आपका पूरा रोड मैप भी तैयार होना चाहिए। तो ये चीजें उसके अंदर अगर फाउंडर के अंदर नहीं है और कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास अपना फंड्स है तो किसी नॉलेज वाले बंदे को वो रख सकता है, लेकिन फंड्स नहीं है तो नॉलेज अपनी जुटाना पड़ेगी, तो इन्वेस्टर को पिच करना पड़ेगा उसको। दूसरा क्या है? उसकी स्किल होनी चाहिए। स्किल मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी पूरी नॉलेज उसको है। दूसरा और तीसरी चीज को बिल, मतलब उसकी चाहत, इच्छा कितनी है, वो करना क्या चाहता है, मतलब किस लेवल तक ले जाना चाहता है। उसी प्रकार के इन्वेस्टर को उसे पिच करना पड़ेगा। जैसे कि 10 लाख तक का बिजनेस करना चाहता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास चला जाएगा, वो 1-2 लाख रुपए लेकर के स्टार्टअप शुरू कर देगा। वो 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहता है तो थोड़े से अपर जो क्लास के लोग हैं उनके पास जाएगा पिच करने के लिए। बिल्कुल। और हायर बिजनेस करना चाहता है तो बीसीस के पास जाएगा। वो बीसी मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके पास में जाएगा, उनको पिच करेगा। तो जितना बड़ा बिजनेस वो करना चाहता है
उतनी ही डीपली नॉलेज उसको लेना पड़ेगी उनको पिच करने के लिए। ठीक है। अब वहां से वो बिजनेस को अपनी शुरुआत करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर क्या है, लोग टूटते कहाँ हैं कि अपना सक्सेस रेशियो वो सोचते हैं 100% रिजल्ट मिल जाए। आज मैं आपके पास गया, मैंने आपको पिच किया, आपने पैसे को मना कर दिया, तो मैं दूसरे को ढूंढने जाऊंगा, दूसरे ने भी मना कर दिया तो मैं तीसरे को ढूंढने जाऊंगा, तीसरे ने भी मना कर दिया, चौथे को ढूंढूंगा। आदमी सोचता है कि मैंने 4 लोगों को पिच किया, 4 में से 2 तो लोग मेरे लिए आई जाए। मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ, बिल गेट्स ने 1133 लोगों को सबसे पहले अपना जो है अपना स्टार्टअप के लिए आइडिया पिच किया था। 1133 लोगों को 950 लोगों ने उन्हें मना कर दिया था। 950 लोगों ने डायरेक्ट ही मना कर दिया था। अब 950 लोगों ने मना करने के बावजूद भी टूटा नहीं, और लोगों के पास गया। फिर उसके बाद में जाकर के 30 लोग पूरी तरीका से सहमत हुए। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मैं आपको जो है बता दूंगा, लेकिन वो भी गुमराह करते रहे कि अभी फंड्स की व्यवस्था नहीं है, ये है। लेकिन 30 लोगों ने उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उसमें से मात्र 11 लोग ये थे जो उनके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में रहे। अब उसका अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो 1% से भी कम आता है। बिल गेट्स जैसे महान व्यक्ति का भी 1% से सक्सेस रेशियो कम आता है। हम लोग सोचते हैं कि एकदम हम तो आए जादू की तरह, बिल्कुल स्टार्टअप करें और हमारा बिजनेस बूम कर जाए। हमारा भी दायरा कितना बड़ा है, हम किन लोगों तक जाना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं, ऐसे हमको जाना पड़ेगा लोगों के पास में। अगर 100 में से हमको 2 लोग भी मिल गए तो हमारा तो स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। जी। तो लेकिन एक चीज यहाँ डाउट आ रहा है, जैसे अब रियल एस्टेट का बिजनेस है तो सर ये 99% तो ब्रोकरशिप का बिजनेस है। यस यस। आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको खाली बेचना है। यस। फार्मर से लैंड ले ली आपने, वहां आपने लीज कर ली कि भाई मुझे आपकी जमीन बेचनी है, उसने कहती है ठीक है। अब फार्मर की लैंड है, फार्मर से आपको एक्विजिशन तो करना नहीं है। अगर आप एक ब्रोकर नहीं हो, अगर आप कोलोनाइजर हो, उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन ज्यादातर तो आज के टाइम में आपने देखा होगा ब्रोकरशिप ही है लोगों की। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टर को क्यों ढूंढना है, फिर तो आपको सेलर को बायर को ढूंढना है। नहीं, इसमें 2 चीजें हो गई। मतलब आप केवल ब्रोकर हो, आपको कस्टमर ढूंढना है, कस्टमर ढूंढना। अब कस्टमर वो इन्वेस्टर भी हो सकता है आपका, जो लैंड में इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है। दूसरा क्या है कि कस्टमर, मैंने बताया नहीं, आप किस दायरे पे जाना चाहते हो बिजनेस को। एक बड़े अगर ब्रोकर बनना चाहते हो, अगर ब्रोकर फॉर्म में ही जाना चाहते हो, आप बड़े ब्रोकर बनना चाहते हो, तो आपको मार्केटिंग तो करना पड़ेगी ना। सही बात। ब्रांड को स्केल तो करना पड़ेगा। जब ब्रांड स्टेबल करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कितने लोगों तक पास जा सकते हो, वैसे फेस टू फेस तो आप 10 लोगों से 20 लोगों से मिल सकते हो बस। और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब अपनाओगे आप, तो उसको बड़े लेवल पे जा सकते हो आप। तो ब्रोकरशिप में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी इन्वेस्टर क्लिनिक है, मान लिया वो पैसा कितना बर्न करता है, तभी जाकर के एक ब्रोकर अच्छा बना है। तो कहने का मतलब, अगर ब्रोकरशिप में भी जाते हो, फंड्स की तो आवश्यकता तब भी पड़ेगी आपको। क्यों? आपको एक ऑफिसेस बनाना पड़ेगा, उसमें ब्रांडिंग कराना पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगी, टीम भी रखना पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद में आपको और भी जो है बर्न, मतलब एक कोई भी कंपनी आप बना रहे हो, उस कंपनी ब्रोकरशिप की फर्म मान लेता हूं, आपके 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए मंथली का खर्चा है। आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो 4 लाख की व्यवस्था घर पे ही करके कर लूंगा। अगर 6 महीने प्लॉट नहीं बिके, या आपकी मार्केटिंग 6 महीने तक प्लॉट नहीं बिके, आप कंपनी कैसे चलाओ? आप मार्केटिंग कैसे करते हो? अच्छा, मैं तो मार्केटिंग, देखो ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल सही। और सोशल मीडिया के द्वारा मार्केटिंग करता हूँ मैं। दूसरी चीज, मेरी जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो वो सीक्रेट फार्मूला है, वो है नेटवर्किंग। मैं नेटवर्क बनाता हूँ। मेरे जो ब्रोकर्स की पूरी टीम बनी हुई है, मेरे अपने चैनल पार्टनर बने हुए हैं। जैसे मैंने अकेले नहीं बेचता, कोई भी प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करता हूं तो उसमें मेरे 50-100 चैनल पार्टनर होते हैं। उन्होंने 5-5 प्लाट भी बेच दिए तो मेरे सीधे 100 चैनल पार्टनर 500 प्लाट बिक जाते हैं मेरे एक साल। कैसे बनाते हो आप ये चैनल पार्टनर? चैनल पार्टनर एक बिजनेस एसोसिएशन करके उन्हें बताते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास लैंड्स है, और पीछे से मेरे इन्वेस्टर होते हैं, ये इन्वेस्टर है। हम 1 रुपए की 4 चवन्नी करते हैं, आपको बताएं खुल के। एक तो हमने इन्वेस्टर का पैसा लगाया सीधे, तो एक चवन्नी तो उसकी हो गई। दूसरी चवन्नी हमने अपना ब्रांड दिया, फेस दिया पूरा, और इन्वेस्टर का भरोसा जीता है, और दूसरी चवन्नी हमारी हो गई। तीसरी चवन्नी जो ब्रोकर होता है
उसकी हो जाती है कि भाई तू भी कमा ले, तेरे पास पैसा नहीं है लेकिन तुझे मार्केटिंग अच्छी आती है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तू कन्वर्सेशन कर सकता है, तो एक चवन्नी तुर्क ले। चौथी चवन्नी हम बिल्डर को देते हैं जो उसको डेवलप करता है, उसको डेवलपर भी कह सकते हैं, बिल्डर्स भी कर सकते हैं। तो ये चारों चवन्नियों को हम वितरित करके इस तरीके से हमने पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, हम उस तरीके से बिजनेस करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने 4 चवन्नी कर रखी है तो आपको सस्ती चीज महंगी बेचनी पड़ेगी इस वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने ही 1 रुपए जो बचा है उसमें से 4 टुकड़े कर लेते हैं। और हमारी देखो बिजनेस होता है टर्नओवर के ऊपर। ठीक है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक किराना की दुकान लीजिए। हाँ जी। एक ब्रांड होता है वो 50% का मार्जिन देता है, लेकिन महीने में एक ही बार प्रोडक्ट बिकता है। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 5 रुपए का उसने मतलब प्रॉफिट दिया। एक ब्रांड होता है वो 10% का मार्जिन देता है, लेकिन हर दिन बिकता है। वो कौन सा प्रॉफिट ज्यादा देके जाएगा? देखो ये बात तो सही है, जिसकी साइकिल ज्यादा रिपीट करती है ज्यादा तो प्रॉफिट। हम साइकिल कर लेते हैं ना, हमारे जब 100 पार्टनर हैं, हमारे चैनल पार्टनर, तो हमारा साइकिल घूम जाता है, उतना ही ज्यादा टर्नओवर हमारा ज्यादा बड़ा हो जाता है। टर्नओवर पे हम मार्जिन 10% का होगा तो हमारा टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो सीधे सीधे 10 करोड़ का मार्जिन हो गया हमारा। बताना चाहेंगे अभी आप साल में कितना टर्नओवर कर रहे हैं? रियल एस्टेट में देखो टर्नओवर क्या है, बेसिकली हमारा उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड में हमारी कंपनी के नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। ठीक है। तो हमारा क्या है, जो फार्मर्स होते हैं उन्हीं के नाम रजिस्ट्री होती है। हाँ। और हमारा जो बेसिकली, अगर मैं नंबर्स में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक ठाक टर्नओवर है। मैं एक साल में लगभग जो है 10 से 15 एकड़ लैंड्स काट देता हूँ। अगर 10 से 15 एकड़ के अगर बीज की बात करी जाए तो लगभग 360 प्लॉट्स में बेच देता हूँ। 360 प्लॉट? 360 से 400 तक। हाँ, उत्तराखंड। और डोलेरा आप कब से कर रहे हैं? डोलेरा अभी मुझे 6 मंथ हुए हैं, गए 6 महीने हुए। तो डोलेरा में आप अपनी जमीन खरीद के बेच रहे हैं या फिर आप किसी डेवलपर कोलोनाइजर्स के साथ आपने कोऑर्डिनेट किया? अभी मैंने खरीदी है जमीन अपनी। खरीदी है? हाँ, अपनी खरीदी है खुद। क्या रेट चल रहा है सर, खुल के बताना चाहें, आपने जमीन क्या रेट में खरीदी है? नहीं, जमीन का रेट अगर देखा जाए तो अगर वहां एकड़ के हिसाब से हमने 1,60 में खरीदी है, एक जमीन 1,20 में खरीदी है एकड़ के हिसाब से। 1,20,000 रुपए? 1 करोड़ 1,20 लाख 20 लाख रुपए पर एकड़ और 1 करोड़ 60 लाख रुपए पर एकड़। पूरा पैसा इन्वेस्टर का है? हाँ, इन्वेस्टर का भी है और अपनी कंपनी का भी है पैसा। आपकी कंपनी का भी। तो वो जो जमीन आती है इन्वेस्टर के नाम जाती है, कंपनी के नाम जाती है? नहीं, वो कंपनी के नाम। कंपनी के नाम जाती है। आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं? मेरी 2 कंपनियां हैं बेसिकली। 2 कंपनी? एक कुहू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें हम 2 डायरेक्टर हैं। ओके। और दूसरी है कुहू बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी, वो मेरी लिमिटेड कंपनी है, उसमें 7 डायरेक्टर है हमारे। 7 डायरेक्टर? 7, यस। तो मेन लीड कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। आप क्या क्या अपनी कंपनी में पार्ट संभालते हैं? कंपनी का मैं सीईओ हूँ। सीईओ? मैं पूरा जो है, जो सोच होती है कंपनी की, वो मैं संभालता हूँ। मतलब आगे विजन को ले कैसे जाना है, ऊपर कैसे ले जाना है, वो मेरा काम है। बाकी की जो और टीम मैंने बना रखी है, सीटीओ अलग है मेरा, और जो है मेरे जो है मार्केटिंग हेड्स अलग हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट का टीम अलग है मेरी, उसके बाद जो है अकाउंटेंट अलग है, वो सारे अलग पार्ट्स। टोटल कितने लोगों की टीम होगी? 16 लोगों की। 16 लोगों की टीम। तो क्या ऐसे यूनिक कुछ आपने करा अपनी कंपनी में जो अब तक किसी रियल एस्टेट कंपनी ने ना करा हो, जो आज आप कैमरे पर बताना चाहें? यस जी। हमने यूनिक क्या किया है, हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है कुहू रियलिटी नाम से। ठीक है। उस पोर्टल पे आप हमारे बिना पैसे के, केवल आपको इच्छा हो रियल एस्टेट में आने की, उस पर रजिस्टर्ड कीजिए और अपने ब्रांड के नाम से आप हमारा कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। अच्छा। अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा के हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट ये बेचेंगे। एक भी पैसा आपको प्रोडक्ट के अंदर खर्च नहीं करना है, केवल मार्केटिंग पे अपना पैसा खर्च कीजिए। ठीक है। आपका प्रोडक्ट आपके नाम से आप लॉन्च करेंगे। एक टाइम पीरियड होता है हमारा कि इस समय तक आप इतना माल हमारा बेच करके पैसे दे दोगे, और उसके बाद में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आपका पैसा नहीं लगा प्रोडक्ट में। दूसरा क्या है, हम किसी के, अगर आपने 100 प्लॉट बेचे और आपके 400 प्लॉट हैं, लेकिन 300 प्लॉट आपके नहीं बिक पाए, तो हम उसका पैसा मारते नहीं है। 100 प्लॉट बेच दिए, उसके बाद हम उसको और एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, लेकिन हम उस पर रेट, एप्रिसिएशन का रेट बढ़ा देते हैं कि भाई अब 1 साल हो गया, अब आपने पहले 6,000 रुपए गज में, 8,000 रुपए गज में माल बेचा था, आज 10,000 का रेट है, तो अब 1 साल का नया MOU बना देते हैं और हम आपके लिए जो है फिर से हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अंडरटेकिंग कहते हैं इसको। अंडरटेकिंग। तो आप अंडरटेकिंग दे देते हो आपके नाम से? हाँ, उसके ब्रांड के नाम से। ऑन साइट पर बोर्ड किसका लगेगा, आपका या उस ब्रांड का? वो उसकी मर्जी है, उसका फेस अच्छा है, वो बेच सकता है अपने नाम से तो लगा ले, हमारे ब्रांड के नाम से करना चाहता है हमारा कर ले। वो उसकी अपना जो है अंडरटेकिंग का मतलब वो किस तरीके से बेच सकता है, हमें प्रोडक्ट वो बेच पाए सामने वाला। अगर वो चाहता है मेरी फेस वैल्यू अच्छी है, मैं बेच लूंगा, बेच ले,
वो चाहता है कि मैं तो कुहू के ब्रांड के नाम से ही बेचूंगा, इसका मतलब ब्रांडिंग करूंगा, मार्केटिंग मेरी अच्छी है तो मैं मेरे नाम से बेच लूं। मार्केटिंग करने के 5 तरीके बताइए रियल एस्टेट में। सबसे बेस्ट तरीका तो आपका नेटवर्क होना चाहिए मजबूत, आपके पास टीम कितनी बड़ी काम कर रही है आपके चैनल पर। दूसरा सबसे बड़ा फेथ, आपका विश्वास, आपने जो टाइमलाइन दी है कि मैं 2 साल में इस प्रोडक्ट को डेवलप कर दूंगा, या आपका फेस होना चाहिए। तो सामने मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अपने फेस से आप मार्केटिंग करते हो तो उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है, लेकिन आपकी ही तारीफ कोई दूसरा व्यक्ति करे सामने वाला, तो मार्केटिंग ऐसे समझ लीजिए वो एक्स में बदल जाती है, 2x 3x 4x में बदल जाती है। मैं अपने प्रोडक्ट की मैं करके कितना भी तारीफ करूं, कोई व्यक्ति नहीं मारेगा। दूसरा वाला कह दे हाँ कुहू ग्रुप का जो प्रोडक्ट है उन्होंने कहा था कि मैं दिसंबर तक दे दूंगा, लेकिन नवंबर में उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया प्रोडक्ट, और जितनी बातें कही थी उनसे ज्यादा करके दिखाई उन्होंने। ठीक है। तो फिर ये मार्केटिंग आपके जो ब्रांड की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा मार्केटिंग करती है। दूसरा नेटवर्क आपका। तीसरी चीज, आपको सोशल मीडिया पे जैसे आप क्या दिखाते हो कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर चर्चा ज्यादा करोगे तो व्यक्ति आप पे फेथ कम करेगा, वो कहेगा ये तो भाई प्रोपोगंडा दिखा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहा है। आप उसके डीपली नॉलेज में जाइए, उसको सामने वाले को प्रॉब्लम कहां आ रही है उस पे जाइए। सामने वाले की अगर प्रॉब्लम को आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपकी मार्केटिंग एकदम पिच कर जाएगी। तीसरा मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई वायरल ट्वीट हो, कोई वायरल ट्वीट अगर जाता है, वो वायरल हो गया है, उसके पीछे से अपना रिट्वीट ऐसा कर दो आप जो आपका भी ट्वीट वायरल हो जाए। अच्छा, आपका भी ट्वीट किसी ने, जैसे अभी एक वो थोड़े दिन पहले की बात है, टमाटर का बिल किसी ने डाल दिया था। हाँ। 1 किलो टमाटर 250 रुपए के, तो पीछे से जोमोटो ने उस पर ट्वीट कर दिया कि 250 रुपए में तो हम आपको पिज्जा दे देंगे, फ्रेंच फ्राइज दे देंगे, पेप्सी पी दे देंगे, आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो वो जोमोटो का ट्वीट रीट्वीट वायरल हो गया। फिर उसके ट्वीट रीट्वीट में फ्लिपकार्ट ने भी अपना रीट्वीट डाल दिया, अरे इतने में तो हम आपके घर तक कुर्ती पहुंचा देंगे, आपके बच्चों की ड्रेस पहुंचा देंगे। तो वो एक रीट्वीट वायरल हो गया। तो इस तरीके से हमको डीपली देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर मिलियन लोगों ने देख लिया तो सीधे सीधे आपका ब्रांड मिलियन लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद में वो जानने की कोशिश करेगा कि ये बंदा करता क्या है, वो आपके बारे में खुद ही जानने की कोशिश करेगा। इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, आपको ऐसा नहीं है अपने प्रोडक्ट के बारे में आके आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बता रहे हो खुद मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें ये चीजें हैं, उसको ये चीजें, आप अपनी तारीफ खुद करोगे तो नहीं होगा। आप संकेत दीजिए। कोई भी बड़ा ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता है। वो क्या करता है, कभी फेविकोल की आपने वो देखी होगी मार्केटिंग, वो ने 2 हाथ ही जोड़ दिए और जोड़ लगा रहा है। कभी ये तो नहीं कह रहा है कि फेविकोल में इतनी ताकत है, कुछ नहीं है। वो आदमी उसके सेंसर से ही समझ गया, सेंस से ही समझ गया। दूसरा भी फेविकोल की एक न्यूज और बनी थी, वो बहुत ज्यादा लोग एक बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं, कम से कम 100 लोग बिठा देते हैं, उसमें 50 लोग बिठा देते हैं, एक ही बैलगाड़ी लटके हुए होते हैं। तो बैलगाड़ी चलती होती है, लेकिन गिरता कोई नहीं है। क्यों नहीं गिरता? पीछे लिखा हुआ होता है ये फेविकोल का जोड़ है, बस। तो कहने का मतलब, आप बिल्कुल जो भी काम करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को केवल सेंसर, ह्यूमर सेंसर, उसको समझने दीजिए, उसको सोचने दीजिए ये करता क्या है। आपने खुद ही बता दी सारी चीजें, तो सामने वाला फिर सोचने का समय ही कहां मिला उसको। रियल एस्टेट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ कितना बोला जाता है? नहीं, झूठ बोलती हैं कंपनियां, ऐसा नहीं है। सबसे मेन चीज तो वही झूठ बोलती है कि हम आपको जो प्रोडक्ट है वो दिवाली तक डिलीवर दे देंगे, लेकिन सामने वाला भूल जाता है ये कौन सी सन की दिवाली थी। वो उसके पास जाता है कि बोले दिवाली पर आपने कहा था कि हम तो मतलब पोजीशन जो है दिवाली पे दे देंगे, लेकिन वो कहता है नहीं, इस दिवाली पे तो नहीं, वो तो 2027 की दिवाली थी, उसकी बात थी। अब वो ये बायर भूल जाता है ये कहना। तो सबसे पहले तो मेन तो डिलीवर के लिए ही बोलते हैं कि इसके लिए। दूसरा क्या होता है ना, सबसे प्रोडक्ट बेचने के लिए आदमी जो है नई नई पॉलिसियां दिखाता है, नई नई स्कीम्स दिखाता है। उस स्कीम्स के चक्कर में जो पड़ते हैं वो फंस जाते हैं। कि कोई कहेगा कि भाई ऐसा है, मैं आपको 1 करोड़ का जो घर देता हूं, इस पे मैं आपको रेंटल इनकम भी दे रहा हूं कि 1% या 2% रेंटल इनकम भी देता हूं। अब वो 3 साल तक हो सकता है, 4 साल तक होता है। अब 2 लाख रुपए मंथली का रेंटल इनकम भी आपके घर आना शुरू हो गई।
2% के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल क्या है, उसने जो 4 साल तक देना था, 4 साल तक उसको जो देना था वो पहले ही जोड़ दिया है उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर। जो वो एक्चुअल पोजीशन 3 साल तक उसको देना था, मान लिया, अब उसने क्या किया, 1% का आपको ROI दे दिया रेंटल इनकम के रूप में, तो आपको 12 लाख रुपए हुआ 1 साल का। उसने 3 साल का क्या हुआ, 36 लाख रुपए। उसने उस प्रोडक्ट के अंदर 36 लाख रुपए पहले ही ऐड कर लिए इसी स्कीम। फिर क्या देखता है कि वो फिर रियल एस्टेट को बदनाम करता है कि मैंने तो 3 साल पहले 1 करोड़ का खरीदा था, आज भी वो 1.25 करोड़ का बिक रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है मैंने 1% का एप्रिसिएशन पर मंथली का वो भी तो ले लिया। एक्चुअल फेस जो होता है वो बढ़ना तो लैंड के रेट है, ये तो आप समझ सकते हो जी। कोई पैसे के रेट नहीं बढ़ते, जमीन के रेट बढ़ते हैं। हाँ, तो जमीन के रेट बढ़ते हैं। अब जमीन पे आप चाहे पहले ही उसका बढ़ा हुआ रेट ले लो चाहे बाद में ले लो, रेट तो जमीन के ही बढ़ने हैं ना। तो लोगों को ये वो होती है कि नहीं 1 करोड़ रुपए मैं लगाया तो 1 करोड़ के रेट बढ़ेंगे। 1 करोड़ के रेट नहीं बनते, वो 100 गज 50 गज जो भी प्लॉट मिला है रेट तो उसके बढ़ेंगे ना। अब आपने 50 लाख की चीज अगर 1 करोड़ में ले ली है तो 1 करोड़ के नहीं बढ़ेंगे, वो 50 लाख की जो वैल्यू थी वो 50 लाख के ही रेट बढ़ेंगे। बायर प्रोस्पेक्टिव से आप ये बताओ, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली NCR के लगभग 50% बिल्डर जेल में है। यस, मैं परसेंटेज कम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो अगर मैं एक कोई फ्लैट या दुकान या कोई घर खरीदने जा रहा हूँ तो कैसे बचूं, कैसे सही बिल्डर को पहचानूं? एक्चुअल में था क्या, 2017 से पहले का ये केस ज्यादा हुआ है। 2017 से पहले रेरा नहीं था। ठीक है, तो रेरा नहीं था तो रेरा कमिटमेंट बड़े बड़े कर देते थे बिल्डर्स और उस तरीके की चीजें कर नहीं पाते थे। 2017 में आ गया रेरा। ठीक है, रेरा आया, वो सारे बिल्डर रेरा के चक्कर में फंस गए क्योंकि उनकी पुरानी आदतें वही पड़ी हुई थी। रेरा में क्या होता है, रेरा वो मॉर्गेज कर लेती है आपकी प्रॉपर्टी को, अगर आप नहीं करोगे तो रेरा अथॉरिटी उसको करके देगी। इसलिए ये केस जो है 2017 से पहले के केस ज्यादा। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? मॉर्गेज जैसे हमने 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 10 करोड़ की लागत है। ठीक है, 10 करोड़ में मतलब पार्क डेवलप करना है आपको, स्विमिंग पूल देना है, उसमें रोड डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वो सारी चीजें आपको सिक्योरिटी देनी है 10 करोड़ का। तो सरकार का एक पार्ट है रेरा। रेरा ये बिल्डर और बायर के बीच की एक कड़ी बना दी है उन्होंने कि ये रेरा है। उसने 10% मतलब 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का 10% मतलब 10 करोड़ का माल उसने जितना भी खर्चा आएगा वो मॉर्गेज करके अपने नाम रजिस्ट्री करा के रख लिया। अगर बिल्डर नहीं करता है तो वो रेरा अथॉरिटी करके देती है, अगर उसमें आप शिकायत कर देती हो तो। अच्छा, हाँ, ये 2017 के बाद में केसेस कम हुए हैं। रेरा अपने पैसे से करके देगी? नहीं, रेरा अगर बिल्डर नहीं करता है, पैसा कहाँ से आएगा बनाने के लिए? पैसा आएगा कहाँ से? वो 10% मॉर्गेज कर लिया उसने माल, पहले ही मॉर्गेज, या तो एफडीस आपको मॉर्गेज करके देना पड़ेगी या उसके प्लॉट्स मॉर्गेज करके देना पड़ेंगे आपको। अच्छा, हाँ, मान ली 100 करोड़ का प्रोडक्ट है तो 10 करोड़ रुपए आपको मॉर्गेज करके देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जितनी भी कॉस्ट जुड़ती है उसमें, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या क्या दे रहे हो आप इसमें, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, तो वो सारी एक मतलब कॉस्ट निकाली जाती है कि इतना पैसा इसमें लग जाएगा, उसको मॉर्गेज कर लेती है। आपने 100 फ्लैट्स बनाए हैं तो उसमें से 10 फ्लैट्स सरकार मॉर्गेज कर लेगी 10% का। ठीक है, हाँ, तो उसको बेच के पैसा लगाती है। तो 2017 के बाद में आपको केसेस कम मिलेंगे, वो पुराने ही केस जो उखड़े हैं इस वजह से बिल्डर्स जो है जेल में ज्यादा है। जब से रेरा आया इस तरीके के केस नहीं मिलते हैं। और अगर आपको जाना है तो रेरा की साइट पे डालिए और उस पे देखिए कि कितना एकड़ का ये लैंड पार्सल है और इसमें कितना एकड़ इसने पास करा रखा है। कभी कभी बिल्डर क्या कर देता है, मैं आपको बताऊं, 20 एकड़ की लैंड है, 3 एकड़ उसने पास करा लिया, उसी को बार बार दिखाता रहता है सामने वाले को। ठीक है, आप ये चीज डीपली देख लीजिए कि 20 एकड़ की लैंड है, इसमें से कितना इसने पास करा लिया है, या जो पास करा लिया उसी पोर्शन में मुझको प्लॉट दे रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है नॉन अप्रूवल में मुझको प्लॉट्स दे रहे हैं ये जी। वो होता है ना कभी कभी कि बाद में आएगा फिर हम उसको कर देंगे कन्वर्टमेंट, फेज 1 फेज 2 करके लॉन्च करते हैं। ठीक है, हाँ, प्री लॉन्चिंग जो शब्द होता है वो वही होता है। ठीक है, कि वो रेरा आने वाला होता है लेकिन आपसे पैसा ले लिया जाता है। हाँ, तो इस तरीके से आपको अगर डीपली नॉलेज में जाना है तो रेरा की साइट पे आप जाइए, उसका नंबर डालिए, आप देख लीजिए कि 10 एकड़ की लैंड है या 20 एकड़ की लैंड है तो कितना इन्होंने अप्रूवल करा लिया है। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो प्लॉट देते हैं, उन्होंने आज कमिट करा कि भाई 10,000 रुपए में आपको दे रहे हैं, 1 साल बाद आप हमसे एग्रीमेंट कर लो कि 15,000 में हम खुद वापस खरीद देंगे। क्या आप ऐसे एग्रीमेंट या आपकी कंपनी एग्रीमेंट करती है? नो, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं।
और देना भी नहीं चाहिए। और मैं बायर से भी कहता हूँ ऐसे मकड़ जालों में फंसना भी नहीं चाहिए। इज इट अ स्कैम? हाँ, स्कैम 100%। एक ही प्लॉट को 2 या 3 बार बेचा जाता है। हाँ आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं? हाँ, बहुत सारे आ जाते हैं। कभी कभी जो नॉन अप्रूव्ड में हो सकता है, ये नॉन अप्रूव हो सकता है क्योंकि आप अप्रूव्ड में डील करते हैं, नॉन अप्रूव्ड में? अब तो मैं पूरे 100% अप्रूव। नॉन पहले अप्रूव्ड नॉन में अप्रूव्ड में किया था मैंने काम। किया था? हाँ, क्या किया। चैलेंजेस आए आपको खुद करने में? नॉन अप्रूव में करने में ये प्रॉब्लम आई, सामने वाला स्मार्ट बायर होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, सारी चीजें देखता है, फिर वो बड़ी डील नहीं हो पाती नॉन अप्रूव में। आप किसी से 1 CR 2 CR इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो वो नॉन अप्रूव में नहीं हो पाती है। ये प्राइम लोकेशन है आपकी तो आप सीधे लैंड बेच सकते हो उसको, लेकिन प्लॉट्स नहीं दे सकते बड़े स्मार्ट जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए आप। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी बल्क लैंड को मैनेजमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या होता है? टेक्नोलॉजी का आप यूज कैसे करते हो? इसमें सेक्टर्स हैं अलग अलग। ठीक है। जैसे कि प्राधिकरण का सेक्टर्स अलग होता है। ठीक है। उसमें क्या है, आर्किटेक्ट होता है, आपका मैप प्लानिंग करके देगा, आप प्राधिकरण से पास कराओगे। दूसरा फिर जो आर्किटेक्ट होता है उसके बाद आता है सिविल का काम। सिविल क्या करता है, उसी आर्किटेक्ट के मैप को देख करके उसमें अपना जो है मार्किंग करता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एज ए ब्रोकर, एज ए एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप फाउंडर, आप अगर रियल एस्टेट स्टार्टअप फाउंडर है तो टेक्नोलॉजी का यूज आप कुछ करते हो? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए, क्लाइंट्स को फॉलो अप रखने के लिए? अब दिन में 100 कॉल आती होंगी आपको, लेकिन आपको याद थोड़ी ना रहता किससे क्या बात हुई है, तो उस केस में क्या तरीका है? उसके लिए तो CRM सॉफ्टवेयर आपको करना पड़ेगा, वो मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग का पार्ट है, वो तो आपको मार्केटिंग टीम पूरी हैंडल करेगी ना। उसको CRM सॉफ्टवेयर से करोगे तो आपको इजीली फॉलो हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके 100 कॉलें आ गई एक साथ, 100 कॉलों को मैनेज कैसे कर पाओगे? आप भूल जाओगे मुझे किससे कॉल करना है, या किसी को आपने किसी क्लाइंट ने कह दिया 6 बजे कॉल करनी है, आपको सब क्लाइंटों का टाइम पता थोड़ा नहीं रहेगा। उसमें आपका जो इंडिकेट हो जाएगा कि भाई 6 बजे उसका कॉल आनी है और बात कर लेगा। तो इस तरीके से आप जो है CRM का इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा। आप करते हो CRM? हाँ, CRM का सॉफ्टवेयर। लीड्स लेने के आपके कौन कौन से तरीके हैं? सोशल मीडिया इज वन ऑफ देम, उसके अलावा? हाँ, सोशल मीडिया है। उसके बाद में लीड्स के लिए हम लोग जो है मार्केटिंग टीम हायर करते हैं। ठीक है। हाँ, मार्केटिंग टीम जो है कंपनी है, जैसे ऐड कीर्ति वगैरह है, और भी बहुत कंपनी, आपको नाम लेना ठीक नहीं है वो, क्योंकि पैड बन जाता है उसमें। तो हम बहुत ऐसी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो उनको हायर करते हैं और वो वहां से हमारी लीड्स जनरेट करती हैं। क्या आप ये मैजिक ब्रेक, नो ब्रोकर, ये कंपनी यूज करते हो? हाँ, करते हैं। डेटा आता है इनसे? हाँ, इनसे आता है, डेटा आता है। रिजल्ट आता है इनसे? हाँ, काफी रिजल्ट आता है। 99 एकड़ से आता है और मैजिक ट्रिक्स से आता है। तीनों में सबसे ज्यादा जेन्युइन कौन सी? 99 लोकेशन के हिसाब से, वो कौन सी लोकेशन पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है। मान लीजिए उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में हमारे यहाँ तो जो है ज्यादातर 99 एकड़ और housing.com चलता है। housing.com। और अगर हम डोलेरा की बात करें गुजरात की, वहाँ मैजिक ब्रिक भी अच्छा चलता है। 99 एकड़ ज्यादातर मोस्टली जगह पे चलता ही है। ये कंपनी जो होती है किस बेस्ड, क्या है इनका मतलब, कहाँ से लीड्स लेकर आती है, उगाती कैसे हैं लीड्स को? ये इन्होंने क्या ना, अपना मार्केटिंग दायरा ही बहुत बड़ा बना लिया है। इनके पास में ऑलरेडी पहले से ही कस्टमर बेस बहुत हो चुका है। कस्टमर बेस का मतलब, हम लोग कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, मान लिया अभी मैं करूं धोलेरा बेस्ट प्रॉपर्टी, तो ये सबसे पहले अपने भेज देंगी। कोई गूगल पे सर्च करता है धोलेरा बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर, तो सीधे जो इनके साइट पे लिस्टेड होगा ये ऊपर ही भेज देंगे सीधे। वहां से कोई टच करेगा तो 99 एकड़ की साइट खुल जाएगी। किसी ने कहा धोलेरा में 10 लाख तक का प्लॉट्स, उसने सर्च किया तो 99 एकड़ ने अपनी पहले भेज दी, तो वहां से टच किया, वहां से लीड जनरेट हो गई। इस तरीके से ये लीड जनरेट होती है। कुछ लोग 99 एकड़ ऐप पे भी सर्च करते हैं प्रॉपर्टी में। एज ए ब्रोकर दिखावा कितना काम करता है रियल एस्टेट में? दिखावा, मार्केटिंग जो ऐसा ना, एक चीज है, हमारा व्यू क्या है, हम मार्केटिंग में करना क्या चाह रहे हैं। अब दिखावा तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दिखा दूंगा, लेकिन मेरे पास में होगा एक ही प्रोजेक्ट, और लोगों के प्रोजेक्ट होंगे वो, और दिखाऊंगा लौट फेर करके मैं उनके दाम ऐसे बता दूंगा, या उनकी लोकेशन की बुराइयां करने लगूंगा, या बाद में अगर जिद भी करने लगा बायर मुझे यही चाहिए, तो इसमें इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। उसने 10 प्रोजेक्टों के मैप तो रख लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पास एक ही प्रोजेक्ट है। तो ये दिखावा बहुत चलता है इसमें रियल एस्टेट में। मैं बताऊं, बड़ी गाड़ी, मोटी चेन, ये कितना काम आती है? मेरी समझ से तो बड़ी गाड़ी, मोटी चैन, ये तो बहुत बेसिकली चीजें हैं, रियल एस्टेट वाले के लिए करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा। रियल एस्टेट के बिजनेस में कभी माफियाओं से पाला पड़ा है आपका? नहीं, माफियाओं से पाला
पड़ता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम तो हार मान लेते हैं उन लोगों से भाई। हार मान लेते हैं जिस प्रोडक्ट पे कहते हैं। क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट मेरा था जिसमें मैं बयाना देने जा रहा था, बातचीत मेरे पास कॉल आ गई एक की, अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका। बोला पवन जी ऐसा है, ये प्रोजेक्ट में आप हाथ डाल रहे हो, ये प्रोजेक्ट पे मेरी जो बातचीत चल रही है आप उस पर मत डालिए हाथ, तो बेटर रहेगा। तो मैंने पीछे हट गया, मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, हमें फंसना नहीं है। अच्छा मार्केट में इसमें होता क्या, रियल एस्टेट में लोग फंस जरूर जाते हैं। आपने 5 प्रोजेक्ट किए, अच्छे से किए, पैसा कमाया खूब ज्यादा, लेकिन छठे प्रोजेक्ट में आप फंस गए, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लैंड एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लैंड यूज चेंज नहीं हो रहा है आपका, या फिर आपका किसी भी कारणवश से उसके रोड नहीं है वहां तक जाने के लिए। मतलब बेसिकली रोड तो था दिखने के लिए, लेकिन नक्शे में रोड ही नहीं था वो, तो कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो रोड बंद हो गया। तो आपका एक प्रोडक्ट जो फंस गया, तो आपने जो 5 प्रोडक्टों से कमाया वो एक ही प्रोडक्ट में जाके फंस जाता है। तो हमको ये चीज देखनी चाहिए, बिग डॉक्यूमेंट्सों के द्वारा सारी चीजें धरातल पे भी जाकर के और मार्केटिंग एनालिसिस करके कि ये प्रोडक्ट कितने दिनों में निकल जाएगा, तो सामने वाले जो हम खरीद रहे हैं किसान से, उसको हम उतनी ही टाइम पीरियड भी लेना चाहिए। तो सारी चीजें, अगर एक भी प्रोडक्ट आपका फंस गया तो आप समझ लीजिए 4 प्रोडक्टों में आपने पैसा कमाया है, वो सब बर्बाद हो गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ बयाना देने के बाद वापस ना मिला? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो बयाना देता हूं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ देता हूं। कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से विवाद से रिलेटेड? कोई भी केस नहीं। जीरो केसेस? जीरो केसेस। कभी कोई पुलिस केस हुआ? नो, अभी तक। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जमीन को लेकर? जमीन को लेकर नहीं हुआ, कोई लड़ाई, वैसे होते रहते हैं। पैसे को लेकर होता रहता है? पैसे को लेकर नहीं, मतलब इस देखो ये पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं। हाँ। वो कुछ लोग जो है पॉपुलर होने के लिए अपनों को कुछ झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन पैसे को लेकर कोई ऐसा नहीं हुआ है। वो चाहते कि हम पॉपुलर कैसे हों। हाँ। तो कुछ ऐसे ही, मतलब अब बात शब्द बोल दी ऐसे आकर के अपने लिए। तो अभी मेरा हो गया था उत्तराखंड में, छोटा सा एक झगड़ा हो गया था, तो वो मैं उसको जानता भी नहीं था, कभी भी चीजें नहीं थी ऐसी, लेकिन उन्होंने सोचा इतनी छोटी सी आयु में आके ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है हम लोग पहले से प्रॉपर काम कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही है। तो उस जगह से वो ऐसी झगड़ा बहसबाजी में कर बैठा, लेकिन मैं शांत हो गया उसके लिए, मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हम पुलिस केस तक नहीं पहुँचती हमारी चीज़ें। पुलिस केस तक नहीं पहुँचती। ऐसे बायर आप क्या ऐसी यूनिक टिप देना चाहेंगे कि कोई भी रजिस्ट्री कराने जा रहा है या लोन लेने जा रहा है, प्लॉट खरीदने जा रहा है, फ्लैट खरीदने जा रहा है, दुकान खरीदने जा रहा है, वो इस चीज को, एक चीज को फॉलो करे, कभी उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा? जिससे खरीद रहे हैं उसका फेस, वो किस लेवल का है। कहते हैं फेस पे क्या लिखा है? नहीं, फेस पे उसके बैकग्राउंड से निकाल सकते हो पता, कौन सा प्रोडक्ट उसने पहले लॉन्च किया है, किस तरीके की उसमें फैसिलिटीज रही, किस तरीके की उसकी सर्विसेज रही। कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए मैं एक प्लॉट बेच रहा हूँ, आप मुझे कैसे पता करोगे? उसके बैक में जो प्रोडक्ट उसने किया है उस पे आप देखिए, उसकी डीपली नॉलेज लीजिए। लोग तो पूरा झूठ दिखाते हैं ना कि ये चीज वहां मैंने बेचा था, वहां मैंने बेचा था। नहीं, वहां बेचा था तो उसके बारे में आप भी तो पर्दे के पीछे से नॉलेज ले सकते हो कि एक्चुअल में बेचा है नहीं बेचा है। अच्छा अब मैं बताऊं, कोई कंपनी होती है, वो एम्प्लॉय को हायर करती है, तो वो क्या करती है, पैसे पहले वो मांगती है, आपका रिजाइनिंग लेटर मांगती है जी, कि आपने जहाँ रिजाइन दिया है। अब रिजाइन दिया, अब वो रिजाइनिंग लेटर में उस कंपनी के में जाकर के उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल लेती है ना, कि इसने क्या क्या करा है, क्यों रिजाइन दिया, रीजंस क्या है, वो सारी हिस्ट्री वहां से पीछे से, ये सर्विसेज होती हैं ऐसी जो देती हैं कंपनियों को, अब वो पूरी हिस्ट्री निकाल के सामने रख देती है, इसका ये बैकग्राउंड रहा है एम्प्लॉय। तभी तो टाइम देते हैं वो कि भाई कि आपको आज इंटरव्यू हुआ तो 10 से 15 दिन का आपका वेरिफिकेशन टाइम देते हैं वो। तो वेरिफिकेशन, तो आपको वेरिफिकेशन, मैं कहना चाह रहा हूं सबसे पहले मतलब जो व्यक्ति आपके साथ डील कर रहा है उसका वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कीजिए, ये प्रॉपर्टी में लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप उन लीगल डॉक्यूमेंट्स से संतुष्ट हैं, उसके बाद में आप प्रॉपर्टी की लोकेशन को देखिए, मुझे दे कहां रहा है ये लोकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है बता तो रहा है कि मुझे कॉर्नर का प्लाट यहां दे दूंगा और पीछे दे रहा है। तो इस चीज के लिए पोजीशन, सारी चीजें आप एमओयू जो बनाए, पूरी चीज एक एक चीज खोल दीजिए कि ये प्लॉट नंबर है, इस दिशा में है, इसके अगल बगल में ये है, उसकी चौहद्दी लिख दीजिए। उसके बाद में
उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरिफिकेशन आप लीगल जो एडवोकेट होते हैं उससे कराइए। आप खुद कितनी भी नॉलेज रखते हो फिर भी 3,3500 रुपए, आप जिस प्रॉपर्टी को लेने के मूड में हो पूरी तरीके से, आप 3,3500 रुपए में लीगल बन जाता है आपका प्लॉट्स का, उसका लीगल बनवा लीजिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स पीछे की जितने भी 5-6 रजिस्ट्रियां होंगी, हिस्ट्री होंगी, वो सब निकल जाएंगी, किस किसने खरीदा था, किसने बेचा था, किसको दिया था, सारी चीजें वो निकल जाएंगी उसमें। एक बायर हमेशा ब्रोकर को हटाने की कोशिश करता है, ये चीज मैंने फील करी है। वो चाहता है ब्रोकर ना हो, मेरी डायरेक्ट सीधे ओनर से बातचीत हो, चाहे वो 1 करोड़ की डील है, 100 करोड़ की डील है, 1000 करोड़ की डील है। क्योंकि वो जो ब्रोकरशिप होती है 1% की या 2% की, वट जो मार्केट रेट डिसाइड हुआ है वो देना नहीं चाहता है। तो आपको क्या लगता है एक ब्रोकर की वैल्यू क्या होती है? वो ब्रोकर की वैल्यू, वो जो बायर होता है वो समझने की कोशिश नहीं करता है। मैं 1% दे करके 1 CR पे 1% कितना होता है? 1 लाख रुपए। लेकिन वो 99 लाख रुपए अपने सेव करता है 1% देके, क्योंकि आपको एक गारंटर मिल गया बीच में डलने। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उससे कह सकते हो, आप कोई भी दिक्कत आती है उससे कह सकते हो। दूसरा, ये आप क्यों समझ रहे हो कि मैं ब्रोकर को हटा करके मैं सस्ती खरीद लूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका अच्छी जो कंपनियां होती हैं वो कभी भी ब्रोकर का हक मार के और कम में डील नहीं करती हैं। अच्छी कंपनियां का कोई भी बिल्डर होगा चाहेगा नहीं मेरा ब्रोकर का पेट कटे, कोई भी बिल्डर, क्योंकि वो तो चाहेगा, उसका नेटवर्क ही वही है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही है। तो ये मत समझिए आपको चीज सस्ती मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपने गारंटर अपना खत्म कर लिया। 1 लाख रुपए बचाने के लिए 99 लाख पे आपने रिस्क ले ली। हो सकता है वो आपका गारंटर नहीं है, क्या प्रोडक्ट मिल जाए आपको, क्या चीज मिल जाए। फिर वो ब्रोकर आपको कंपैरिजन भी करा सकता है कि आपको देखो यहां पर इतने को मिल रही है, मैं इतने को दिला दूंगा। फिर ब्रोकर से आप बोल भी सकते हो सकता है ऑनर से आप सीधे सीधे कम रेट ना बोल पाओ, ब्रोकर से आप कुछ भी कह सकते हो, भाई 1 CR की चीज है, मुझको 92 में करा दे या 90 लाख में करा दे। आप उससे सीधे सीधे कह सकते हो। ऑनर के सामने आप उस तरीके की चीजें नहीं कर पाते हो, तो आपने नुकसान अपना ही किया। 1 लाख को बचाने के चक्कर में आपने, समझ लीजिए, हो सकता है बड़ा नुकसान कर लिया हो। ये कभी भी बायर को ये नहीं करना चाहिए कि हाँ उससे थोड़ा नेगोशिएट कर ले, भाई देख यार थोड़ा कम कर ले यार, आधा परसेंट कर ले, बड़ी प्रॉपर्टी है, वो चीज अच्छी है, लेकिन उसको हटाने की जो कोशिश करी जा रही है वो आपके लिए, खुद के लिए नुकसानदायक है। आपकी सफलता का राज क्या है, मेहनत या किस्मत? देखो, किस्मत भी होती है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मेहनत पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूं। दूसरी चीज, जैसे दोनों पार्ट हैं, एक बस है मेहनत की और एक बस है किस्मत की। अब आप किसका वेट कर रहे हो? आप किस्मत की बस का वेट कर रहे हो। अब मान लिए मैंने 62 नंबर की बस किस्मत की है, अब मुझे दिल्ली जाना है, मैं मानता हूं रामपुर से मुझे दिल्ली आना है। हाँ जी। अब 62 नंबर की बस, आप किस्मत के ही सहारे बैठे हो कि 62 नंबर की बस आती होगी, तो वो तो बस निकल गई। अब कैसे आओगे दिल्ली? आपके पास तो मेहनत की जो बस ही नहीं है आपके पास। या तो आप क्या कर रहे हो, किस्मत की बस मेरी निकल गई, निकल जाने दो, अब मेरी मेहनत की बस पीछे से 63 नंबर वाली आ रही है, मैं उस पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे दिल्ली जाना है, चाहे मेहनत की बस से जाऊं चाहे किस्मत की बस से जाऊं, मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है बस। बाकी की जो बिजनेसेस आपके फेल हुए रियल एस्टेट के अलावा, आपको उसमें क्या लगता है आपने कम मेहनत करी थी? मेन मेहनत हाँ कह सकते हो, लेकिन एक चीज सबसे मेन क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी बिजनेसेस थी जी, हम कम मोटा मोटा नॉलेज लेके हम बिजनेस करते थे, बारीक में नहीं जाते थे, और वो अनुभव भी उसी बेस से मिला है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं डीपली नॉलेज में जाऊंगा तो डीपली नॉलेज लेने के चक्कर में बहुत समय निकाल दूंगा मैं। मैंने मोटी मोटी नॉलेज ली और मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया। उससे जो भी दिक्कतें आई, जो परेशानियां आई, मैंने उनके सहारे ही उनसे सीखा भी है। ऐसा नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे फेल हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो नॉलेज ही आज मुझे काम में आ रही है। जैसे आज मैं आपको एक बताता हूं, हम कोई भी पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम पहली हथौड़ी मारते हैं, दूसरी मारते हैं, तीसरी मारते हैं, चौथी मारते हैं। मान लिए वो 10-12-12वीं हथौड़ी में टूटा जाके पत्थर, तो क्या आप ये कहेंगे पहली हथौड़ी आपकी फेल रही? नहीं,
उसने भी कुछ ना कुछ निशान बनाया, सही बात। तभी वो जाके 12वीं हथौड़ी पे टूटा है। हाँ तो जी। हर बिजनेस ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, तब हम जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि उससे हमने लॉसेस उठाए हैं। मान सकता हूं कैपिटल लॉस हुए हैं, लेकिन होते रहते हैं वो। हमने उनसे जो सीखा है वो उस कैपिटल से जितना लॉस हुआ उससे नहीं सीख पाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा हम रियल एस्टेट में वापस आते हैं। हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं। रियल एस्टेट में टाइम मैनेजमेंट, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम मैनेजमेंट डिसाइड कैसे होता है? आप जब कोई लैंड उठाते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? आज आपने बोल दिया 6 महीने, आपने अपने मन से बोल दिया 12 महीने, कहीं वो नोटिस्ड होता है, कहीं वो गवर्नमेंट में ऑडिट होता है कि आपने क्या कमिट किया था? हाँ, आपको रेरा में लिखना पड़ता है कि हम इतने समय में ये प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देंगे, पोजीशन दे देंगे। आपको ये लिखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको प्रोफेशनली बता रहा हूँ, आप इसको मैनेजमेंट कर कैसे सकते हो। ठीक है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, मान लिया 12 एकड़ या 15 एकड़ की साइट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं एक प्लॉटिंग के बिजनेस पे आ रहा हूँ। उसको हम चाहें तो हम जो है अपार्टमेंट के बिजनेस में भी जा सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंगों में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बेस बता देता हूँ। जैसे हमने 15 एकड़ की साइट लॉन्च की जी, तो हम इस चक्कर में ना रहे, सीधे हम 15 एकड़ की सीधे लॉन्च कर रहे हैं। हम इसको फेज बना ले, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फर्स्ट फेज में हम मात्र 5 एकड़ की लैंड ले आए। 5 एकड़ में ही हम प्लानिंग करें पूरी। अप्रूव कराना है 5 एकड़, डेवलप करना है 5 एकड़, बेचना है 5 एकड़ जी। 5 एकड़ को ही हम बढ़िया करके डेवलप करें। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा आपका? कि पहले आपको 15 एकड़ में पैसा लगाना था। हाँ जी। अप्रूवल का पैसा 15 एकड़ में लगाना था, डेवलपमेंट का आपको 15 एकड़ में लगाना था, सारी चीजें आपको 15 एकड़ में करनी थी। अब क्या हुआ? अब आप 5 एकड़ में करना पड़ रहा है। तो 1/3 मतलब आपका सीधे सीधे मेहनत, पैसा और आपका जो है टेक्निकल पार्ट जो 1/3 हो गया पूरा। तो आप फेज 1 को जब आप 70% या 80% कंप्लीट करते हैं तो फेज 2 लॉन्च करते हैं, फिर फेज 3 लॉन्च करते हैं। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। क्रेडिबिलिटी कैसे गेन करें एज ए ब्रोकर? क्या ऐसा तरीका है जो बिल्कुल पिक्चर ऐसी देखे, दूध का धुला इंसान, कि मैं अपने पैसे इस व्यक्ति को दे रहा हूं एज ए इन्वेस्टर, बिल्कुल सुरक्षित है? आप वो कौन से तरीके अपनाते हो? देखो, आप चाहे व्यापारी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आप इसको आगे किस तरीके से अपने को फेस करना चाह रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस बीच में आपका फेस थोड़ा बहुत हो सकता है उतार चढ़ाव। किसी को आपने कोई लैंड दिला दी, आपने वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, या उस बिल्डर की लैंड आपने दिला दी। अजय ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, वो आप पहले उसका बहुत अच्छा फेस था, सारी बातें अच्छी करता था, ब्रांडिंग भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, लेकिन अंदर से कोई बहुत बड़ा स्कैम निकला। चाहे वो हो सकता है बैंक का पैसा बहुत उठा लिया उसने, तो बैंक ने उसको जो है बिल्डर को डिफाल्टर घोषित कर दिया जी। ये भी चीजें हो सकती हैं। आपको प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जो बैंक करप्ट हो चुके हैं, तो आपने अब उस प्रॉपर्टी को आपने दिलाया है, तो क्या होगा? लोग आपसे कहेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टी आपने दिलाई थी, आप करो। तो वहां पर आप अपना फेस कैसे उसके सामने साफ सुथरा, तो आप कभी भी ये ना करें कि उसका बायर का फोन नहीं उठा रहे हैं आप, उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप, उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी बेसिक प्रॉब्लम को आप बताएं कि सर इस वजह से ये प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूं, मैं आपके साथ अंतिम क्षण तक खड़ा हूं, मैं आपके साथ अंतिम क्षण तक खड़ा हूं, मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन ना लो। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ हूं, आप उसका साथ बिल्कुल मत छोड़िए। धीरे धीरे करके आपका ट्रस्ट बन जाएगा। दूसरी चीज, आप जिसको भी प्लॉट्स दिला रहे हो उसके फॉलो अप लेते रहिए, बीच बीच में आप फॉलो अप लेते रहिए, उसके रिलेशंस बनाइए, उससे रिश्ते बनाइए, कुछ ना कुछ उसके साथ उठा बैठक कीजिए, कोई पार्टी में जाइए, आप किसी भी इनविटेशन भी दे दीजिए छोटा मोटा। इससे क्या होगा? आपके रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे। आप सोचेगा यार ये तो ब्रोकर क्या यार, मेरा एक प्रकार से भाई जैसा हो गया, एक पार्टनर हो गया, फ्रेंड जैसा हो गया। फ्रेंड सर्किल में आइए,
एकदम तो कोई भी चीज आप सोच रहे हो दूध का धुला बन जाए, वो नहीं बन सकती है। धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके, चाहे आप ब्रोकर हो सकते हो, चाहे इन्वेस्टर हो सकते हो, चाहे बिल्डर हो सकते हो, चाहे डीलर हो सकते हो। जब एक ही चीज को आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप कोई ब्रांड है, मैं कुहू को ही लेके चलता हूं जी। मैंने एक दिल्ली में एक जगह कुहू को देखा, उसकी चर्चा सुनी कि वो कुहू का जो फाउंडर है अच्छा है। दूसरा फिर उसने दिल्ली की रोहिणी में सुना, अब जाकर के वो गुड़गांव में भी सुनने लगा कुहू को। ठीक है। तीसरी जगह उसने गाजियाबाद में सुन लिया, चौथी जगह उसने वहां सुन लिया। तो चारों जगह से जो पॉजिटिव व्यू आया, ये क्या होगा, ये आपकी एक ब्रांडिंग बना देगा, आपको एक साफ सुथरा व्यक्तित्व बना देगा। तो आप जितने लोगों के साथ डील कर रहे हो उनके साथ एक रिलेशन में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके साथ गलत नहीं हो सकता, आपने जानबूझ के नहीं, और आपका जो फेस है, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसमें आपकी नियति नहीं होनी चाहिए गलत करने की। अगर किसी के साथ एज ए डिफॉल्टर हो भी गया तो आपकी नियति नहीं होनी चाहिए, आपकी नियत नहीं होनी चाहिए। तो सामने वाला समझ जाएगा कि बंदा मेरे साथ अंतिम पड़ाव तक खड़ा है और मेरे साथ चल रहा है, इसकी नियत में खोट नहीं है, केवल और केवल ये किसी प्रॉब्लम में वैसे फंस गया है, इसकी भी क्या गलती है बेचारे। लास्ट में आके सब समझ जाते हैं, आप फोन नहीं उठाते हो, उससे बात नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम होती है। तब फिर आप समझ लो अपना फेस आप उसके सामने साफ सुथरा वाला नहीं बना पाओ। सोशल मीडिया का क्या रोल है एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल की लाइफ में आज के टाइम में? सोशल मीडिया का, अगर मान लिया अभी मैं किसी को एडवर्टाइजमेंट करता हूँ या पर्चे ही बंटवाता हूँ, तो मैं 2000 लोगों को पर्चे बंटवाए मैंने। एक तो आजकल कोई पर्चा पढ़ नहीं रहा है पर्चे पढ़ भी नहीं रहा है, दूसरी चीज वो पर्चे चलो पहुंच भी गए तो 2000 पर्चे को पहले छपवाने जाऊंगा, फिर छपवा के 3-4 दिन में वो आएंगे। आने के बाद में सीधे सीधे मैं क्या किसी को बंटवाऊंगा, फिर उनको दूंगा, वो पढ़ेंगे, उसमें से भी 2000 में से किसी ने 100 नहीं पढ़े या 200 नहीं पढ़े तो वो चले गए। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अभी एक वीडियो क्लिप बनाई और सीधे सोशल मीडिया पे डाल दी, वहां पर 2000 या 2500 लोगों ने तुरंत ही देख लिया, या 10,000 लोग भी हो सकते हैं, और कोई वीडियो वायरल हो गई तो मिलियन में व्यूज आ सकते हैं उस पे। तो आपका तो ब्रांड जो 1 मिलियन तक पहुंचा, 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपको अगर ट्रेडिशनल मार्केट में जाते तो कितना पैसा खर्च करना पड़ता आपको। तो सोशल मीडिया जो है आजकल के मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो स्टैंड बन चुका है, ये सबसे बड़ा। आपको अगर कोई ऐसा कंटेंट आ जाए, आपको वायरल हो जाए। वो आपने जोमेटो की वो देखी थी ना, मुस्कान वाली, वो 300 रुपए मैं कमा लेता हूँ, और वो मुस्काते मुस्काते हेलमेट लगा के जो बोलता है, वो एकदम वायरल हो गई। क्या ब्रांड बना दिया उसने सीधे सीधे जा करके। तो ये सोशल मीडिया की तो ताकत है जो बनी है। तो सोशल मीडिया एज ए आपको स्केल करने में बिजनेस को बहुत फायदा देती है। सोशल मीडिया के थ्रू आप स्केल कर सकते हो। यस, हाँ, अपने ब्रांड को बहुत अधिक मात्रा में लोगों तक। आपको कोई फायदा मिला है अभी तक सोशल मीडिया से, पर्सनली बताएंगे? यस, मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया था उत्तराखंड टीवी के साथ में। तो मुझको एक अपने जो है काफी बड़े इन्वेस्टर थे यहाँ गाजियाबाद के, वो वहां मुझसे पहुंचे थे और उन्होंने वार्तालाप करी थी, और उन्होंने मेरे साथ काफी इन्वेस्टमेंट किया था। और बाकी छोटे मोटे भी मुझको बहुत ज्यादा ब्रोकर भी, डीलर भी काफी मिले हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं उस पॉडकास्ट के थ्रू। मतलब आपको फायदा काफी मिला है। मैं बेस्ट से मार्केटिंग करता था ना, तो कस्टमर तो मिल जाते थे, लेकिन मुझे कभी बिजनेस पार्टनर नहीं मिले। जब मैंने वो पॉडकास्ट डीपली नॉलेज दी, सारी चीजें दी, तो उससे मुझे जो है लोग मेरे पार्टनर बनने के लिए भी एग्री हो गए, मेरे इन्वेस्टर भी मिल गया मुझे इस तरीके। ज्यादा प्रॉफिट किस में है, फ्लैट में है, प्लॉट में है, या शॉप में है, क्या बेचने में? देखो, प्रॉफिट की अगर पार्ट करी जाए तो जैसे आप पहले अगर नए हो स्टार्टअप में, आप जाना चाहते हो तो प्लॉट्स में जाइए। प्लॉट्स बिग, मतलब प्लॉट डेवलप जल्दी हो जाता है, बिग जल्दी जाता है, अमाउंट कम होता है। तो प्रॉफिट तो देखो आप क्या है, अगर जैसे जैसे प्लॉट्स एक बेसिक प्रोडक्ट है, तो बेसिक प्रोडक्ट में आपको क्या जल्दी बिकेगा, आपको प्रॉफिट तो कम आएगा। मतलब 8 लाख की चीज 10 लाख में बिकी, आपको 20% का प्रॉफिट आ गया। हो सकता है 9 लाख की चीज 10 लाख में बिकी तो 10% का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट तो परसेंटेज में ही होता है, लेकिन आपने उसी प्रोडक्ट को, प्लॉट्स को आपने एक बिला बना दिया, तो फिर बिला में जो कॉस्ट लगी उस पे भी प्रॉफिट आएगा। वही 100 गज के प्लॉट्स पे आपने बिला बनाया, 40 लाख का बनाया तो सीधे 50 लाख का बेचा, तो इसमें भी आपका 20% का ही मार्जिन हुआ।
लेकिन वो कॉस्ट बढ़ गई ना, उसका टर्नओवर बढ़ गया। अब इसी को आप फ्लैट्स में चले जाओगे तो उसी 100 गज के फ्लैट्स पे आपने 18 मंजिल बनाया तो 18 फ्लैट्स हो गए, तो आपका टर्नओवर बेसिकली बढ़ता चला जा रहा है। मार्जिन तो टर्नओवर पे है, तो प्रॉफिट तो सभी में है। आप 100 प्लॉट बेचो, चाहे 100 फ्लैट बेचो, चाहे 100 विला बेचो, उनकी जो कॉस्ट है मार्जिन उसी पे है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, प्लॉट्स बेचने में आपको ये फायदा मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करना है। आपने क्या किया, किसान से सीधे 10% या 20% का बयाना दे दिया, आपने आर्किटेक्ट से मैप बना लिया। कुछ तो बिल्डर्स क्या करते हैं, किसान को ही अपने साथ जेबी में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं के नाम से अप्रूवल करा देते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्री के खर्चे सारे बच गए और तुरंत 3 महीने में अप्रूवल आ जाता है, प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं वो। इससे क्या होगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा छोटा खड़ा करना होता है, केवल रोड डालना है, पार्क बनाना है, गेट बनाना है और ज्यादातर बाउंड्री कर दी और चालू काम। तो ये क्या होता है, ये 6-7 महीने का काम होता है। आपको प्लॉट्स इससे जल्दी बिकते हैं, प्लॉट की कॉस्ट भी कम होती है हाउस के और विला के हिसाब से। दूसरी चीज, हाउस ज्यादातर एंड यूजर या रेंट पे लेने वाले लोग ज्यादा करते हैं, या फिर जो है, और प्लॉट्स में इन्वेस्टर भी घुस जाता है। कुछ लोग क्या होता है, जैसे आपने एक हाउस बनाया, आपने 10 लोगों को दिखाया, चीज ठीक है, अच्छी है, लेकिन 10 लोगों की पसंद तो नहीं हो सकती ना। सही बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो किसी को कैसे भी पसंद है, किसी को किचन इधर चाहिए तो किसी को बाथरूम इधर होता, किसी को कोई वास्तु के हिसाब से देखता है तो किसी को फॉल सीलिंग पसंद नहीं आ रही है, किसी को स्टेयर के समझ में नहीं आ रहा है कि इधर की जगह इधर होते तो मुझे अच्छा लगता। तो सबके तो मन की आप नहीं कर सकते ना, इतना तो नहीं हो सकता ना बेसिकली। और प्लॉट्स में क्या होता है, कुछ अपने आप से, अपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा करके अपने सिविल इंजीनियर से काम कराते हैं वो, तो उसमें क्या है, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है। ओके, मतलब आपके हिसाब से प्लॉट्स ज्यादा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो प्लॉट्स में नए फाउंडर, नए मतलब स्टार्टअप वाले को सीधे प्लॉट्स में एंट्री करना चाहिए। स्टार्टअप वाले की एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा कि बेचो मेरे लिए प्लॉट, वो बेचारा दिन रात मार्केटिंग में खर्चा कर रहा है, भाग रहा है, अपना बेच रहा है। उसने पूरे महीने मेहनत करी या 4 महीने में उसने 4 प्लॉट बेच दिए। अब मौका आया उसकी कमीशन आने का, क्योंकि ब्रोकर को कमीशन मिलती है सबसे एंड में। ये बात तो आप मानते हो? निश्चित। जब सारी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो 0 हो जाएंगी, तब ब्रोकर को ब्रोकरशिप मिल जाती है। ओके, उस केस में क्या होता है, कई बार मैंने ऐसा देखा, बिल्डर बोलता है कि भाई पैसे तो नहीं देने के लिए, तो एक काम कर, एक फ्लैट ले ले या प्लॉट ले ले, और उसको एक प्लॉट पकड़ा देते हैं। ओके, आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा बेहतर है, वो जमीन लेना या पैसे लेना, और आप क्या करते हो? वो सामने वाले की नीड क्या है, मैं कुछ दे रहा हूं वो चीज नहीं, वो तो जबरदस्ती दिया जाता है। जबरदस्ती दिया जा रहा तो भागते भूत की लंगोटी बहुत हो गई ना, वो फिर तो ये वाली बात होगी, मेरी बेईमानी हो रही थी इसलिए लंगोटी मिल रही है, यही बहुत है। फिर तो वहां पर होती है। नहीं, मेरे साथ, मैंने आज तक ब्रोकरशिप में हाँ एक बार जो है किसी बिल्डर के साथ काम किया था, आपको बताऊं तो उससे मेरा 3% मार्जिन तय था पूरी कॉलोनी पे। अब ये किस्सा है छोटा सा, मुझे एक बिजनेस में लॉसेस हो गए थे, उसको लॉस कवर करने के लिए मैंने सोचा कौन सा बिजनेस किया है, तो मैं शुरू में घुसा ही था रियल एस्टेट में। तो एक बिल्डर था, उसके साथ मैंने काम किया, तो मैंने वो मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता था, वायरल मार्केटिंग कुछ नहीं करता था। उस समय सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा बूम पे नहीं थी, 2016-17 की बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन थी, सोशल मीडिया थी लेकिन बूम पे नहीं थी। वो वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता था, फेस टू फेस, माउथ टू माउथ बात करके, लेकिन उसको मार्केटिंग करने की कम स्ट्रेटजी थी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे, आप अपना एक रेट बता दो और हम बेचते हैं। तो बोले इस रेट में, हालांकि वो 500 रुपये कम में दे देता था हमारे सामने जो है अपने कस्टमर को, और हमें पूरे रेट में देना पड़ती थी चीज। लेकिन फिर भी हमने मार्केटिंग के बल पे हमने बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया एक, उसमें कम से कम 2-3 लाख रुपए लगा करके, और 2 लड़कियां रखी मार्केटिंग के लिए, और हमने पियून रखा, सब चीजें। वो क्या करता था, एक लड़का रख लिया था, बस उसी से चाय बनवा रहे हैं, उसी से सारे काम, वही नक्शा दिखा रहा है, वही समझा रहा है, सारे काम वही कर रहा है। हमने पूरा प्रोफेशनल कर दिया इसको, कि मैप दिखाने वाला कोई और है, जो डील करने वाला और है, उसके बाद विजिट कराने वाला और है, और चाय कॉफी पिलाने वाला अलग है। हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया। दूसरा क्या किया, हमने उसके प्रोडक्ट को चारों तरफ से, जो टीन होती है ना, उससे हमने ढक दिया पूरे प्रोडक्ट को। उससे क्या, इधर उधर का जंगल देखना बंद हो गया। जैसे साइड के अंदर घुसता था तो इधर उधर का जंगल नहीं दिखता था, वो हमने टीन से ढक दिया पूरे प्रोडक्ट। सामने एक आर्टिफिशियल गेट बना दिया, बढ़िया फ्लैक्सी लगा के सुंदर सा, उसमें उस कॉलोनी का नाम लिख दिया। अब मैं इसमें लेना इसलिए नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि उसने गलत किया है, अब सोशल मीडिया के सामने उसको मैं क्या वायरल करूं। उस बंदे ने, हमने उसका 40% माल फर्स्ट फेज में ही बेच दिया। अब 40% माल हमने जब फर्स्ट फेज में बेचा, उसके बाद बोला पवन जी ऐसा है कि अब मुझे नीड तो है नहीं ज़्यादा, आप जा सकते हो इस प्रोडक्ट से, हिसाब किताब कर दो, जो 40% माल हमने बेचा है उसका हिसाब किताब कर दो आप हमारा। तो बोला भाई हाँ 2 मकान है ये खड़े हुए, ये जिस दिन बिक जाएंगे मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो करीब उन पे 40% माल के हिसाब से उनको जो लगभग हमारा जो रुपए निकल रहा था 20 लाख रुपए के समथिंग, 18-19-20 लाख रुपए। तो हमने कहा ये मकान ही हमारे नाम करा दो सीधे सीधे। बोले नहीं मकान छोड़ो, आप मकान क्या करोगे, मैं इनको बेच के आपको पैसा दे दूंगा, आप मकान की वैल्यू कम लगाओगे। हमने आप बता दो क्या वैल्यू लगाना चाह रहे हो। हमें मन में आया कब बिकेगा या नहीं बिका, या बहुत सी चीजें, हमें किसी का कर्जा देना है, हम इसलिए व्यापार में आए इसमें। बोला नहीं मैं बेच के दे दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 महीने बाद जाते हैं, उसमें एक फैमिली रहती भी होती है उस मकान में। हम कहते हैं, हम पूछ भी लेते हैं उस फैमिली से कि आपने क्या परचेस कर लिया, तो बोले हाँ परचेस कर लिया हमने। तो वो कहते हैं कि वो, हम जाते हैं बिल्डर के पास, भाई अब तो बेच दिया पैसे दे दो। बोले बेचा क्या, अभी पैसा नहीं आया है, वो ऐसे ही मतलब रहने के लिए दे दिया, अभी वो बाद में पैसे देंगे हमको, वो हमारे रिलेशन में थे, जिस दिन पैसा देंगे हम दे दें। मैंने एक्चुअल में आप कहना क्या चाहते हो, आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, खुल के बताओ। बोले मुझे बेईमान समझ रहे हो क्या। मैंने कहा सर बेईमान नहीं तो कुछ पैसे तो दे दो मुझे, अगर आप नहीं हो बेईमान तो कुछ पैसे दे दो मुझे। तो बोले अभी कुछ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। मेरे दिमाग में एक चीज आई, अब ये बंदा पैसा नहीं देगा, अब इसके चक्कर में हम चक्कर काटते रहेंगे, हम इसके भरोसे रहेंगे तो हम और व्यापार नहीं कर पाएंगे। फिर हमने जो है व्यापार दूसरे कुछ लोगों के साथ में किया। तो जो प्रॉब्लम बेसिकली आती है, एक प्रॉब्लम फिर दूसरे के साथ में किया, तो उसके साथ पैसे की बेईमानी की नहीं आई, लेकिन एक चीज की आ गई जी। उसने जो प्रोडक्ट कॉस्ट हमें लगा के दी थी, उसमें से हमने 10 प्लॉट बेच दिए। अब वहां क्या हुआ, जैसे उसने हमें 4,000 रुपए गज लगा के दी थी जमीन, हमने 4500 रुपए गज या 4800 रुपए गज माल बेचा। सामने वाले को लगने लगा ये तो बहुत महंगा बेच रहा है, ये तो 800 रुपए गज कमा रहा है, हम 500 बच रहे हैं। अब उसने क्या किया, रेट बढ़ा दिए 2 महीने के बाद। बोला अब 4500 का रेट में मिलेगा, लेना है तो लो। हमने उसको जंगल को बिल्कुल साफ करके, सफाई करके, पूरा अपने हाथों से कटिंग करके उस प्रोडक्ट को बेचा। आपको पता है 10 प्लॉट हमने बेचे, उसमें हमें 4 लाख रुपए, मतलब एक प्लॉट पे 80,000 रुपए बचते थे। लगभग हमको जाके 10 प्लाटों में 8 लाख रुपए बचे। लेकिन उस बंदे ने पैसे हमको दे दिए, लेकिन आगे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं दिया। फिर हमने सोचा ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, इसको और प्रोफेशनल कैसे किया जाए। तो हम घूम रहे थे वहां पर जाकर के, तो एक बुजुर्ग मिल गए थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, रामोतार जी नाम के थे जी। वो बुजुर्ग बोले बेटा क्या कैसे घूम रहे हो। तो मैंने कि कोई प्रोडक्ट मतलब प्लॉट हम ढूंढ रहे हैं जो हम बेच सके, उस पर कमीशन कमा सके, हमारे पास पैसे वैसे तो है नहीं। तो बोले तो ये तो पूरी साइड उठा लो तुम, अगर तुम 20-30 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकते हो तो ये उठा लो, बेच बेच के मुझे पैसे दे देना बाकी। मैंने कहा अंकल पैसे तो नहीं है इतने सारे, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैं उस समय 20-30 लाख रुपए बहुत समझता था। फिर मैंने उनका नंबर ले लिया, मैंने उनको कॉल करी शाम के समय। मैंने अंकल कुछ हो सके तो हम बेच बेच के दे देंगे आपको, अभी एक भी पैसा नहीं है। तो बोले एक भी नहीं है तो मैं कैसे मानूं तुम बेच दोगे इस प्रोजेक्ट को, हम तो पूरे 2-3 प्लॉट बेच दिए तो पूरी लैंड का सत्यानाश कर दोगे, तुम तो खराब कर दोगे इसको। 2-4 प्लॉट बीच में बिक गए तो पूरी लैंड भी नहीं बिकेगी। फिर मैंने कही अंकल मैं आपको सुबह मिलता हूँ आके। कहाँ मिलोगे। तो बोले चला जाना मेरे हाउस पे ही आ जाना, मेरा बेटा भी होगा, वहां बैठ के बात कर। तो वहां पर हम लोग बात करी, तो मैंने कोई एक सिक्योरिटी दी। मैंने कहा अंकल ये 5 लाख रुपए आप पकड़िए और 25 लाख रुपए की ये चेक पकड़िए। अगर मैं 30 लाख रुपए की आपने डिमांड करी, 1 महीने के अंदर नहीं दे पाता हूं तो ये 5 लाख रुपए आपका, और जो भी प्लॉट्स बिकेंगे सारी कमीशन सारी कुछ मैं छोड़ के चला जाऊं। मैंने कोई एक सिक्योरिटी दे दी है। मैंने ये 30 लाख रुपए, 25 लाख के चेक ले लो, 5 लाख रुपए जितना भी माल बिकता है वो पैसा आपका, मैं 1 रुपए की वो ले लूं। मेरे पास 8 लाख रुपए थे जो वहां दूसरी साइड से बचे थे। 5 लाख रुपए तो मैंने जो है उनको दे दिए। 3 लाख रुपए में एक ऑफिस बनाया बढ़िया सा। 1 लाख रुपए मैंने मार्केटिंग के लिए खर्च किया, और 1 लाख रुपए मैंने थोड़ी सी फुलवाड़ी वगैरह पेड़ पौधे उस साइड पे मैंने बढ़िया करके सजा दिया। मैंने कहा कमिटमेंट दिया हुआ है, तो मैं बायरों को ढूंढने लगा जा करके। तो एक इन्वेस्टर मुझे मिला, बोला पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 25-30 लाख रुपए, और बताओ आप क्या करना है। मैंने हो गया काम। मैंने आप बताओ क्या करना है। तो मैंने जो प्लॉट्स लिए थे वो करीब 3200 रुपए गज के हिसाब से लिए थे।
बोला 2500 रुपए में दोगे? मैंने यार 3200 में प्लॉट लिए हैं, 2500 रुपए दूंगा, लॉस हो जाएगा मेरा। लास्ट में जाके वो 2700 रुपए में डील हो गई। अब वो मेरा पार्टनर थे, कह रहे थे यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो यार, आप जो लॉस ले रहे हो यार। मैं लॉस नहीं ले रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ, आप नहीं समझोगे। 5 लाख वो भी डूब जाएगा, चेक दिए हैं वो भी चले जाएंगे, कमिटमेंट भी चला जाएगा, वो 5 लाख रुपए रिकवरी करने दो मुझे, पहले मुझे 5 लाख रिकवर करने दो, वो 5 लाख रुपए मुझे रिकवर करने दो, बाद में प्रॉफिट कमा लेंगे हम। तो हमने वो जो उनको जगह दी थी, वो 1000 गज जगह दी थी 27 लाख रुपए की, और नगद पेमेंट, कैश पेमेंट 27 लाख रुपए की दी। हमने कहा अंकल लीज पकड़ दीजिए, आप अपने चेक क्लियर करा दीजिए। हमको जो वहां से लॉस हुआ था वो जाके हुआ था 5 लाख रुपए का, तो वो हमारा 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, हमने समझ लिया कि वो हमारा डूबा नहीं, बच गया जा करके। अब हमारे पास उसमें जो लैंड्स थी वो 11,300 गज लैंड थी, हमारे पास जो लैंड्स बची 10,300। हमने तुरंत उसका रेट 4,000 रुपए गज कर दिया। हमने कि अब हमारे पास 1.5 साल का समय है, जो कमिटमेंट किया था अंकल ने, बोले 1.5 साल में आप बेच के दे देना। अब हमने वहां से मार्केटिंग शुरू करी, वहां से हमने जो है प्लॉट्स बेचने शुरू किए, और वहां पर हम जाकर के अपनी बिजनेस को स्केल कर पाए। तो कहने का मतलब कभी कभी लॉस में भी प्रॉफिट होता है। हमारा नजरिया क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये चीज हमको देखना चाहिए। कहते नहीं है, पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि सस्ता बेच दे महंगा ले ले, सस्ता बेच के महंगा ले ले। ये पुराने बुजुर्गों की कहावत कभी बोली होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी हमें दिखती है इसके रेट नहीं बढ़ेंगे, हमारा 500 रुपए का लॉस दे रहा है, दे लेने दो, लेकिन हमें कोई प्रॉपर्टी दिखती है इसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमें वो 500 रुपए महंगी बिक रही है, ले लेंगे, हम उसको बेच के उसको ले लेंगे, तो जो उसमें लॉसेस हो रहे थे वो कवर कर जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि कभी कभी जो आपको फेस में जो लॉस दिखता है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाता है। उस साइड से हमने 1 CR से ऊपर कमाया था, उस साइड से, वहां से हमने और भी बिजनेस शुरू किया था आगे अपना बिजनेस। वो टर्न पॉइंट था आपकी लाइफ का। यस यस। तो कितने साल में बिक दी थी वो आपने साइट? मैंने साइट तो पूरी मेरी 1.5 साल में बिकी थी, 1.5 साल, लेकिन उनका पैसा लगभग मैंने 1 साल में निकाल के दे दिया था। उनका जो पैसा था वो निकाल के दे दिया था, मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरा बाद में मैंने। लास्ट किस रेट तक बेचा था आपने प्लॉट? वो मैंने लास्ट बेचा था 6,500 रुपए गज था। 6,500 रुपए गज था। 3200 में डील डन हुई थी। डील डन। लास्ट के जो प्लॉट थे 8-10 प्लाट, वो 6,500, अभी भी 2 प्लाट उसमें रह गए हैं, वो कम से कम 16,000 रुपए गज का रेट है। वो आप ही के हैं? हाँ, वो आज भी है, वो मेरे पास पड़े। वो आपकी रियल कमाई है? हाँ। कितने कितने गज के हैं? वो एक 133 गज का है, और एक प्लॉट जो है 213 गज का है। 213 गज का। जानबूझ के रोके हुए हैं या बिके नहीं है? नहीं, वो प्राइम लोकेशन पे प्लॉट थे। एक वहां पर पता है एक साइट कटने वाली थी, बड़ी साइट, तो रोके तो हमने इसलिए थे कि ये जिस दिन साइट कटेगी 15 एकड़ में, ये महंगी लैंड है मेहर रोड से, तो ये क्या होगा, सजाएगा बढ़िया करके, तो हमारी जो है बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर इधर को आएंगे तो हमारे रेट बढ़ने लगेंगे, वो इसलिए रोका था। वो साइट बिकी नहीं, एक्चुअल में 2-3 साल तक वो सौदा होती रही लेकिन बिकी नहीं। फिर वो एक रोड जो है निकलने वाला था वहां से, रिंग रोड, जो आधा बन गया था, आधा रह गया था। हमने कि ये रिंग रोड जब आ जाएगा तब रेट बढ़ेंगे। रिंग रोड वो चला गया फिर दूसरे फेज के लिए, वो बाद में बनेगा, इस चक्कर में वो रुका हुआ है वो प्लॉट्स। हालांकि अब बूम पे अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल देंगे उसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। जो अंकल आपको मिले, उस पैसे से फिर आपने आगे का व्यापार किया। वो अंकल आज भी मेरे साथ है, आज भी आपके साथ? मेरे साथ है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ता। क्या बात कर, बहुत बढ़िया। तो थोड़े से आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने स्टोरी सुनाई कि आपके साथ राम अवतार अंकल जुड़े और वो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या रीजन क्या है कि वो आज तक आपके साथ जुड़े रहे हैं? मेन रीजन तो एक ही होता है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटी आपकी पूरी बनी हुई होनी चाहिए। लॉस प्रॉफिट धंधे में चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, आपका लॉस होता है तो कुछ परसेंटेजों में होता है, वो 10% हो गया, 20% हो गया, 50% हो गया, हो सकता है 80% हो जाए, लेकिन होगा परसेंटेजों में जी। हाँ, लेकिन किसी की बेईमानी की जाती है तो वो 100% हो सकती है। वो तो पूरा पैसा बेईमानी में चला गया, वो 100% होगा। तो व्यक्ति जो डूबता है वो लॉसेस से नहीं डूबता कभी, उसको धोखाधड़ी से ज्यादा डूबता है। व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी होती है उसका पूरा का पूरा चला जाता है। सही बात है। और जो लॉसेस से
अगर मान लीजिए मेरी 80% भी लॉस हो गया, मैं मान लो 100% भी लॉस हो गया, हाँ जी, तो वो कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। लेकिन किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी तो वो कैसे सिखा के जाएगा? अगर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी वो क्या सिखाएगा? बस ये इतना ही तो सिखा जाएगा, भाई फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। तो वो सिखा के नहीं गया और डरा के गया वो कि अब तो मुझे हर चीज को बारीकी से सोच के चलना पड़ेगा, फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, ये सिखा के जाएगा। वो सिखाया नहीं, उसने और डरा दिया। तो हमें धोखे से बचना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंटी हम लोग बना के रखते हैं जी। हमारे साथ जो फर्स्ट डे से जुड़ा हुआ है वो आज भी जुड़ा हुआ है। फर्ज करते हैं आपके किसी इन्वेस्टर का लॉस हो गया, जिसने आपके पीछे 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, छोटा मोटा लॉस हो गया, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, छोटा मोटा, मैं आपकी फील्ड में तो छोटा मोटा ही कहेंगे, ठीक है। कैसे संतुष्ट करते हो आप उसे, कैसे आप उसे सेटिस्फाई? देखो सर, पहली बात तो मैं किसी इन्वेस्टर का, उसका जितना पैसा होता है वो कितनी भी संख्या में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, 1 CR हो सकता है, चाहे 10 लाख हो सकता है, चाहे 10 CR हो सकता है, मैं उसको डाइवर्सिफाई करके चलता हूँ। अगर मेरे इन्वेस्टर मेरे द्वारा पैसा लगाता है तो मैं एक लोकेशन पे कभी पैसा नहीं लगाता हूँ। ठीक है। मुझको 100% अगर बिलीव होता है कि इस प्रोजेक्ट में रेट बढ़ेंगे, तब भी मैं उसका 100% पैसा वहां लगाता हूँ। 50% पैसा डाल दूंगा वहां पर, फिर भी मैं 50% पैसा डालूंगा। 50% मैं डाइवर्सिफाई कर दूंगा, 50% पे रिस्क खेलता हूँ, 50% सिक्योर इन्वेस्टमेंट कराता हूँ जहां पर मुझे पता है बढ़ जाए। तो क्या है, जो लॉस होता है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे 10 लाख का लॉस था, वो 3 प्रोजेक्टों में लॉस हो गया, हाँ जी, तो 3 लाख होगा। जो 10 लाख का लॉस था वो 3 लाख में बदल जाएगा। इसलिए मैं डाइवर्सिफाई करके चलता हूं। फिर क्या होगा कि कोई प्रोजेक्ट उसका इतना रेट बढ़ा के चला जाएगा, कोई प्रोजेक्ट इतना रेट बढ़ा के चला जाएगा कि वो जो 3 लाख जो लॉस हुआ था वो रिकवर कर देगा उसको। अच्छा, और आप इन्वेस्टर को कितना रिटर्न की गारंटी देते हो या क्या प्रॉमिस करते हो कि आपने 1 करोड़ लगाए तो आपको 1 साल में कितना रिटर्न मिल जाएगा? देखो, मैं गारंटी या वही चवन्नी वाला गारंटी में तो मैं जाता नहीं। ठीक है, आपको मैं बताऊं, बस ज्यादातर क्या करता हूं, उसको एश्योर्ड ये कर देता हूं कि आप अगर मेरे साथ 5 साल तक पैसे लगाते हो, 5 साल तक अगर पैसे लगाते हो तो आपको लगभग डबल की गारंटी हो सकती है। लगभग डबल, फिर भी डबल नहीं कहता हूँ। रियल एस्टेट 5 साल तक, अगर आप 1 साल की बात करते हो तो मेरे यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपने ऊपर रिस्क खेलो। 1 साल में मार्केट का हम कुछ भी नहीं कह सकते, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, या कोई पेंडेमिक आ गए या बहुत सी चीजें आ गई, तो 1 साल के लिए रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट में जब आ रहे हो 1 साल में, तो आपने 7% का तो स्टाम्प ड्यूटी और रसीद का खर्चा और रजिस्ट्री का खर्चा ही दे दिया। एप्रिसिएशन 10-12%, 15% का आता है, तो 7% का तो लॉस आपने पहले ही कर लिया। आपने 7% के लॉसेस तो वही कर लिए ना। उसके बाद में 1 साल में आपका बढ़ गया सर्किल रेट, तो 22% का तो कैपिटल गेन है, टैक्स है, तो उसमें दे दोगे आप। तो हम 1 साल में रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टर को बिल्कुल जो है कहना चाहेंगे कि ना है तो ज्यादा ही बेटर है। उस केस में तो वो ब्याज पे पैसा दे दे रियल एस्टेट वाले को, तो ठीक है कि भाई इतना पैसा है, मैं 2% 1% ब्याज देते ना। कितने ब्याज पर? नहीं, वो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है ना, सामने वाले की क्या चाह रहा है, उसको नीड क्या है। आप कितने ब्याज पर लेते हो? सामने वाला, देखो मैं तो शेयर होल्डिंग में जाता हूँ, ब्याज पे नहीं लेते? ब्याज पे नहीं देता। देख लो, जिन्होंने दिए हैं बुरा मान जाएंगे। शेयर होल्डिंग पे जाता हूँ मैं। अच्छा, किसी से नहीं लिए? नहीं, पहले लिए थे मैंने, आपको बताऊं एक्चुअल में, लेकिन उसका अमाउंट नहीं खोल सकता। पारदर्शिता रखी हाँ, है। पारदर्शिता पहले मैंने जो है उसका मतलब अमाउंट नहीं खोल सकता कि जी। किस उस पे लिया था। हाँ। क्योंकि ये चीज जो है पॉडकास्ट ऑनलाइन है, हाँ। इसलिए मैं उस तरीके की चीजें तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लिया है मैंने ब्याज पे, और मैंने जो है उनका इन्वेस्टमेंट कराया। लेकिन आगे मैं सलाह किसी को दूंगा, चाहे आप देने वाले हो चाहे लेने वाले हो, उसके अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आप बिल्डर से ये नेगोशिएशन कर लो कि मुझे 10 लाख में 20 लाख की प्रॉपर्टी दे दे, मेरे पास है 10 लाख, एप्रिसिएशन जो है मेरी 20 लाख की प्रॉपर्टी पे आएगा, जिस दिन बेचेगा 10 लाख तेरा हो गया, 10 लाख मेरा हो गया, एप्रिसिएशन मैं पूरा लूंगा अपना। ऐसे केसों में बिल्डर मान जाता है। जो नया होता है, मतलब शुरुआत करता है, जब उसको पैसे की नीड होती है, मैंने 200 गज का प्लॉट लेना है, उसकी वैल्यू 20 लाख की है, तो मैं कहूँगा पैसा मैं 10 लाख दे रहा हूँ तुझको, लेकिन जो एप्रिसिएशन आएगा मैं पूरे 200 गज का लूंगा। 10 लाख तू अपना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, 10 लाख मेरा है, लेकिन एप्रिसिएशन आएगा तो मैं पूरे का लूंगा। आपको बताऊं, इस तरीके से बिल्डर मान जाता है। तो आपका प्रॉफिट कहां से हुआ? जो आपका लेवरेज मिल गया। ठीक है, लेवरेज, उसमें 3-3 गुने भी लेवरेज मिल जाती है, कभी कभी 3-3 गुना की भी लेवरेज मिल जाती है। उस केस में चले जाओ, आप प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा,
अभी आपकी थोड़ी सी नेटवर्थ के बारे में पूछना चाहूंगा। कितना बड़ा घर ओन करते हो, कौन कौन सी गाड़ियां आप चलाते हो? देखो मैं बताऊं, मैं घर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैंने। गाड़ी है मेरे पास, एक तो छोटी टाटा की नेक्सॉन है और एक मेरे पास में जो है MG हेक्टर है। MG हेक्टर, हाँ हाँ। लेकिन मैं क्या, गाड़ी तो इसलिए मुझे लेना पड़ती है, मेरे लंबे टूर रहते हैं क्योंकि अहमदाबाद में मेरा बिजनेस चल रहा है। तो जब मैं यहाँ से उत्तराखंड से अहमदाबाद को कभी कभी गाड़ी से भी जाना पड़ सकता है, तो इस वजह से मुझको बड़ी गाड़ी तो अफोर्ड करना पड़ती है। लेकिन घर मेरा अभी भी 16x35 में, जो सबसे पहली कॉलोनी काटी उसी में है बना हुआ। मैं घर में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता, अब ये मत रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन मैं घर में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं 2 CR अगर घर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं उसकी लैंड्स अगर परचेज करके डाल दूंगा तो उस पर मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मैं जाऊंगा भी बड़े घर में तो मैं रेंट पे ले लूंगा। क्यों? मैं 2 CR का रेंट पे लूंगा तो मुश्किल से 40,000 रुपए में, 45,000 रुपए में बड़ा घर मिल जाएगा मुझको, एक बड़ा घर मिल जाएगा। तो अगर 2 CR में कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, उस पर 10% का भी रिटर्न आता है तो मेरा साल का कितना आएगा? 20 लाख। और मेरा 40,000 रुपए के हिसाब से अगर मेरा जाता है 5 लाख, तो 5 लाख रुपए। दूसरा क्या है कि आज मुझे ये पेंटिंग अच्छी लग रही है, ये चीजें वॉलपेपर बढ़िया लग रहा है, सारी चीजें फॉल सीलिंग बढ़िया लग रही है, तो इस घर में हूं, कल को मैं बोर होने लगा उस घर से, तुरंत चेंज कर दूंगा। 1 साल के बाद मैं दूसरा घर। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो आता है, मान लीजिए आपने 2 करोड़ का घर खरीद लिया, तो एप्रिसिएशन तो उस पर भी होगा ना 15 लाख रुपए साल का। लेकिन सर एक बात बताऊं, घर में एक लिमिट तक एप्रिसिएशन होता है, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन होने लगता है। अच्छा। हाँ, घर, ये आप समझ लीजिए, घर में जैसे आज आपने लिया है, आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो और जो लोग घर खरीद रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं। हाँ, एक्चुअल मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ पारदर्शिता से। कुछ समय के लिए अप्रिसिएशन आता है घर में, उसके पास वो डेप्रिसिएशन होने लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग है जो, वो हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेगी ना, उसमें चेंजिंग आने लगते हैं। वो जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी जो है खराब होने लगता है। लेकिन पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा था बिल्डिंग के रेट नहीं बढ़ते, जमीन के रेट बढ़ते हैं। जमीन के रेट बढ़ते हैं तो जमीन तो वैसी ही रहेगी, खराब थोड़ी ना हो जाएगी। तो जमीन कहाँ है आपका? तो 17 मंजिल पे बिल्डिंग पे घर है, वो जमीन आपको कहाँ मिली? आपको तो वो पीछे जो ऊपर का भी नहीं, आपका नीचे भी, आपका जमीन कहाँ मिली आपको? फ्लैट की बात कर रहे हो? फ्लैट की, वो भी घर की भी बात कर रहा हूँ। तो घर में भी आपको अब आती है यहाँ पर घर की बात जी। आपने 10 लाख रुपए में लैंड्स मिल जाती वो, अब 50 लाख का घर लिया आपको, तो वहीं पर 50 लाख में तो आपको 5 गुना लैंड्स मिलती ना, तो आपको 100 गज पे ही तो रेट बढ़ेंगे जी। 40 लाख रुपए तो आपका जो है डेट इन्वेस्टमेंट हो गया ना, जो घर का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कुछ समय के लिए रेट बढ़ते हैं, 2 3 4 5 साल के बाद। जैसे ही आपका घरों का मॉडल बदलता है, आज इस ट्रेंड के घर चल रहे हैं, कल को दूसरे तरीके के घर चलेंगे, तीसरे तरीके के, जैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ती है तो आपके घर की जो वैल्यू कम होती चली जाती है। तो वो लैंड के रेट के हिसाब से बढ़ सकता है, लेकिन वो लैंड 100 गज का है ना या 200 गज का है, तो उसी पे तो रेट बढ़ेंगे, आपके घर पे तो नहीं बढ़े। अब वहीं उतने ही पैसे में आप 500 गज का प्लॉट्स ले लेते तो आपके 500 गज के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पैसे के रेट नहीं बढ़ते हैं, जमीन के रेट बढ़ते हैं। वो आप कितना इन्वेस्टमेंट जमीन में कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं है, आपने जितने गज की जगह ली है रेट उसके बढ़ने हैं। सही बात है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं व्यूअर पॉइंट से और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगा, क्या लोन पे प्लॉट लेना सही रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपके टैक्सेस बचेंगे जो आप टैक्स इनकम में दिखा रहे थे, ठीक है, सीधे सीधे आपका टैक्स बच के वो आपका खर्चे में बेयर हो जाएगा, ठीक है। आपको इनकम में जो शो कर रहे थे वो EMI जो जाएगी वो खर्चे में हो गई जी। दूसरा, आपने जो लोन जो दिया, 40 लाख का लोन निकाल लिया, 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 40 लाख का लोन निकाल लिया, ठीक है। आपका जो है पहले आप 10 लाख रुपए आपके पास थे तो 10 लाख की प्रॉपर्टी ले पाते, अब आपने उसको 5 गुना प्रॉपर्टी ले ली, आपको लेवरेज मिल गया। अब आपका जाता है 7-8% का वो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और प्रॉपर्टी में ज्यादातर जो एक्सेप्टेशन है वो लगभग 12 से 15% की है, ठीक है। 12% की तो आई जाती है, तो 5% का तो आपको फायदा हुआ है, ठीक है। दूसरा, आप EMI बेस पे आप उसको चुका भी रहे हो, इधर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उधर चुका रहे हो आप, तो आपकी जाकर के वो प्रॉपर्टी 20 साल के बाद में वही घर, आपकी जो EMI है वो 20 साल में चुकेगी। आपने मान लिया 40 लाख रुपए लोन लिया तो लगभग 80 लाख आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वही 50 लाख की प्रॉपर्टी आपकी जाकर के 2 करोड़ की हो जाएगी 20 साल बाद।
तो आपकी जो आपने 80 लाख दिया, वो भी मंथ बाई मंथ दिया, एक साथ तो नहीं दिया ना, वो 20 साल तक 80 लाख दिया, आपको बर्डन भी कुछ नहीं पड़ा। और आपने वो 2 करोड़ रुपए वो आपने बना लिए अपने। कोई मुसीबत आती है या बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई जरूरत होती है, 2 करोड़ का टुकड़ा वो बेचेगा, कोई व्यापार शुरू कर लेगा। सही बात है। तो इस वजह से लोन से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो तो लोन लेके करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट लग्जरी सेगमेंट पे आप खर्च कर रहे हो, अपनी जो है रॉयल्टी में खर्च कर रहे हो, वो पार्ट आपका गलत होता है। लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो तो सबसे अच्छा पार्ट है, क्योंकि लोन चुकाने का सरदर्द आपको है, इन्वेस्टमेंट तो आपने कर ही दिया, तो उस पर अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, तो वो और अच्छा पार्ट हो गया आपका, क्योंकि आपको लोन की सरदर्द रहेगा, लोन चुकाना है। उधर प्रॉपर्टी आपको वो पड़ी है, आपकी वो एप्रिसिएशन दे रही है। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो वो प्रॉपर्टी बेच के आप लोन चुका भी सकते हैं। सही बात है। तो आपके लिए वो तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप अपने स्टाफ से कैसा व्यवहार करते हो? स्टाफ को मैं कभी भी एम्प्लॉय नहीं मानता, मैं अपने फैमिली मेंबर्स की तरह उनके साथ काम करता हूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको अगर कभी भी बिजनेस को बड़े स्केल पे ले जाना है तो आपको अपने बिजनेस के अंदर 5 पांडव रखना पड़ेगा। ठीक है। 5 पांडव का मतलब अर्जुन जैसा सीईओ, जो दूरदृष्टि हो, जिसकी सोच हो, लेकिन उसका मेंटोर भगवान श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। अगर अर्जुन जैसा सीईओ है लेकिन उससे मेंटोर, उससे काफी बुद्धिजीवी होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा। दूसरा, युधिष्ठिर जैसा उसका अकाउंटेंट होना चाहिए, ईमानदार, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र जैसा, मतलब ईमानदार बिल्कुल जो है युधिष्ठिर जैसा होना चाहिए। तीसरा, एक उसका मुसीबत में खड़ा हुआ भीम जैसा योद्धा होना चाहिए, कि वो तेरे साथ हमेशा खड़ा है, हर प्रॉब्लम में खड़ा है, वो हमेशा खड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका एक को फाउंडर होना चाहिए भीम जैसा। नकुल और सहदेव जैसे मार्केटिंग फील्ड के स्ट्रेटजी होना चाहिए, कि नकुल को जो भी करना है मार्केटिंग में डटा दो उनको। तो ये 5 पांडव आपके पास में होने चाहिए। तो मैंने इसी वजह से अपने पूरे कुल को, पूरे परिवार को बना रखा है उन एम्प्लॉइयों के लिए। मैंने सीधे जो है उन एम्प्लॉइयों को अपना परिवार की तरह बना रखा है। मैं उनको ज्यादातर शिक्षाएं देता हूं तो महाभारत से। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं, राम जी जब वहां गए थे, अयोध्या से जब वन को गए थे, तो उनके पास क्या रिसोर्सेस थे? कोई रिसोर्सेस। खड़ामू भी तो भरत जी ने ले ली थी। उनके पास एक फटी हुई, मतलब एक सादा धोती और एक जनेऊ पहन करके बाहर निकल गए थे। कोई रिसोर्सेस तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो सोचने की और विचारधाराएं थी, उन्होंने जाकर के लीडरशिप क्वालिटी थी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। वो जाकर के, अगर मैं आपको अभी अपना सबसे ज्यादा प्रिय बनाना चाहूं, कैसे बनाऊंगा? मैं आपको सबसे ज्यादा प्रिय कैसे बनूं? देखो, अगर आपको मुझे प्रिय बनाना है तो मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है। मतलब मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कमिटमेंट वाले हो, अपनी बात पर रहते हो। तो मैं तो क्वालिटी से प्रभावित हो जाता हूँ। हाँ, क्वालिटी से। लेकिन अगर किसी भी जनरल व्यक्ति को आपको प्रिय बनाना है तो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम से जो जूझ रहा है वो उसको पूरा कर दो आप। जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है उस पे जाकर चोट मार दो आप। ये राम के अंदर थी। उन्होंने देखा कि जंगल में जो जितने राजा हैं ये प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हैं। उनने जाकर के उनकी उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया। जैसे सुग्रीव था, सुग्रीव क्या प्रॉब्लम से फेस कर रहा था? उसकी पत्नी को छीन लिया था बाली ने, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, तो वो प्रॉब्लम से फेस कर रहा था बदला लेने के लिए। राम जी ने उसकी प्रॉब्लम पकड़ी, ये इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, अब मैं इसकी प्रॉब्लम को दूर कर दूं। जाकर के उसकी प्रॉब्लम दूर करी, सुग्रीव उसके लिए जान देने को तैयार खड़ा हो। सबसे बेस्ट प्रिय बन गया। तो आपको अगर किसी को अपना बनाना है, आप उसको पैसे से नहीं बना सकते। आप देखिए ये प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है। जैसे आपको पता है धीरूभाई अंबानी को अनंत जैन एक सीईओ की जरूरत थी और वहां पर पैसे को लेकर के वो सीईओ हायर नहीं कर पाए क्योंकि वो डिमांड्स ज्यादा थी। चलते वक्त धीरूभाई अंबानी ने एक बात पूछ ली, वो आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? जो बीमार पड़े हुए थे, एकदम हिल गए। जाकर के बोले, अरे इन्होंने मेरे पिताजी के बारे में भी पता है जो बीमार पड़े हुए हैं,
तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति जो प्रॉब्लम से फेस कर रहा है उसकी प्रॉब्लम पे जाकर चोट मार दो, वो खत्म कर दो, जाओ तुम्हें जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा सामने वाला। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने क्या किया कि जाकर के उन राजाओं जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को कट कर दिया, फिनिश कर दिया। बाद में जाकर के वो खुद ही कहने लगे अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब हम आपके साथ खड़े हैं, अब जान देने को भी तैयार हैं। तो वहां पर महारथी योद्धा सीधे हनुमान जी आ गए, सुग्रीव आ गए, उनके साथ जामवंत बुद्धिजीवी दूरदृष्टि वाले जामवंत आ गए और जाकर के रावण जैसे योद्धा को हरा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह, आप कहीं पर भी किसी को अपनाना चाहते हो तो उसके प्रॉब्लम के साथ आप खड़े हो जाओ। सही बात है, बिल्कुल इस तरीके से मैं तो वही अपनी टीम को हैंडल करता हूँ। क्या बात है पवन जी, आपसे बात करते हुए समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और मुझे भी आपकी जो है चीजें जो है देख करके मुझे भी नहीं लगा था इतना लंबा पॉडकास्ट ये हो जाएगा। जनरल कोई स्क्रिप्ट लिख के भी नहीं लाए थे और जनरल बातें हो रही थी बस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारी इस इतनी लंबी कन्वर्सेशन को सुना और एंड में जो आपको मेन पार्ट मिला है, जो इस पूरे कंटेंट का जो निचोड़ है, जो क्रिंज है, वो आखिरी में मिला है। तो प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी में छोटा सा एक कोई कमेंट करके जाना कि हमारी कन्वर्सेशन आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कैसी लगी, हमने क्या नॉलेज आपको दी, क्या चीज आपने सीखी है। एंड अगर आप पवन जी से संपर्क करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप रियल एस्टेट में जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वहां भी जवाब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स टू यू सर कि आप आए एंड आपने बिल्कुल जाते जाते मेरा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा घुमा दिया है। थैंक यू। आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर। थैंक यू ध्रुव भाई।